Okay. This question number 2. Can anyone answer this question? And this is one important type of question right now. कि if they are asking you ना एक one of the favorite question again मैंने किसी कोचिंग के ही एक बहुत पुराने हुए क्वेश्चन से उठाया था. This was one of my favorite question. उन्होंने 12-15 सॉल्यूशंस की लिस्ट दे दी थी और बोला था यही क्वेश्चन कि which of the following solution pH of which of the following solution is independent of dilution, and they had mentioned 12, 13, 14 सॉल्यूशंस दिया हुआ था और उसमें से काउंट करना था. दैट मींस इफ यू मिस अ केस, इफ यू रिपीट अ केस, रिपीट तो केस नहीं होगा, मिस इफ यू मिस अ केस और इफ यू चूज अ रॉन्ग केस यू विल बी गेटिंग द रॉन्ग आंसर एंड यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, है ना. इनफैक्ट नेगेटिव में जाएगा अभी तो नाउ वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ये इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन से अफेक्टेड तो तब होगा ना जब कंसंट्रेशन टर्म विल बी अपीयरिंग इन द फार्मूला ऑफ पीएच, है ना. फर्स्ट थिंग. बट एक और केस होता है जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंड दैट वाज इफ आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ द टू कंसंट्रेशंस, है ना. इवन देन इफ आई एम डाइल्यूटिंग इट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी चेंजिंग बाय द सेम फैक्टर, है ना. मान लो कंसंट्रेशन HA का या किसी एसिड का, जैसे CH3COH यहाँ दिया हुआ है, उसका मान लो 0.1 है, CH3CONA का 0.2 है, द रेशियो विल स्टिल बी सेम इवन इफ यू आर डाइल्यूटिंग इट, है ना. 1/10 कर दिया तो दोनों के कंसंट्रेशन 1/10 हो गए, एंड देन यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, है ना, फॉर द पीएच. एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट केस नॉट आवर केस, बिकॉज यहाँ पे तो कंसंट्रेशन टर्म्स आता था, अंडर रूट के इंटू सी कर देते इफ assumption is valid, otherwise we'll be solving the quadratic equation. In that also concentration term was appearing, है ना. Is it okay? Second one, this was the salt hydrolysis का case. Why I'm saying that कि this is one type of favorite question, क्योंकि इसमें सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट बिफोर सॉल्युबिलिटी वाला सारा का सारा कवर किया जा सकता है ना. दे कैन गिव यू एनी केस. दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस. अगर ऐसा है तो उसके फॉर्मूला में इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ 7 प्लस हाफ पीके ऑफ द एसिड माइनस पीकेवी ऑफ द बेस, तो कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट अपीयरिंग देयर. तो दिस इज आवर केस जिसकी बात ये कर रहा है. थर्ड वाला नहीं होगा. अगेन दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, इसमें कंसंट्रेशन टर्म आता था, है ना. एंड द फोर्थ वन इज द बफर सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म के रेशियो आते थे. सो इवन इफ यू आर डाइल्यूटिंग इट, द रेशियो विल नॉट बी अफेक्टेड फॉर पर्टिकुलर टिपिकल एसिड्स लाइक CH3COH वगैरह. जब तक HiO3 वगैरह का केस नहीं आ जाता जहां क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, तो वहां पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ केस आने रहता है जंक्शंस वेर वैलिड, एंड दैट्स व्हाई विल से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो विल बी चूजिंग. अच्छा, स्टार्ट्स में याद दिला देता हूँ. जितना भी हम लोगों ने केस 1 to 10 किया था, उसमें देयर वाज नो केस वेयर कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आता था. हर जगह कंसंट्रेशन वाज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड और वीक बेस और स्ट्रांग बेस और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एसिड्स और बेसिस, है ना. तो वो तो आप पूरा का पूरा निकल गया. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब आते हैं तो यही केस था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस में जैसे NaCl, उसका पीएच 7 ही है. whatever will be the concentration, it will not be affecting the value of pH, है ना. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के दो केस यहाँ पे बनते थे. तीसरा केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ही बनता था वेयर वी आर हैविंग सॉल्ट ऑफ बेस में, मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन ले लिया और अनायन जो था वो एम्फीप्रोटिक होता था, है ना. तो वहां याद करो PK1 प्लस PK2/2 या फिर कभी कभी PK2 प्लस PK3/2 आता था, है ना. तो दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला वाज कमिंग व्हिच वाज अगेन जैसे यहाँ पर मान लो बोल दिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, the formula will be pk1 plus pk2/2 and that is not having any concentration term for a large range of concentration. वो एग्जैक्ट नहीं होता बट उसको हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं. तो वो एक केस बनता था. तो दैट वाज द थर्ड केस. फोर्थ केस जो बनता है वो बफर सॉल्यूशन का आगे बनता है. तो दीज आर द केसेस वेयर concentration term is either not appearing in the formula of pH or it is having pH का formula is having ratio of the concentration terms, and that's why that will become independent of dilution, and that's why we'll say 2 and 4, that means B option is the right answer. Any doubt in this part? Any doubt? अब ये क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर रिवाइज 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट.
ओके ऋषित यू आर आस्किंग सेकंड वाला क्यों ट्रू है? तो इफ यू रिमेंबर ना, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे? द फॉर्मूला वाज, इफ यू रिमेंबर, इसके लिए जो फॉर्मूला लिखते थे ना, दैट वाज pH इक्वल्स हाफ pKw और 7 at 25 डिग्री सी प्लस हाफ pK ऑफ एसिड माइनस pKb ऑफ बेस, यही तो फॉर्मूला था ना? इफ दैट इज द फॉर्मूला, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना भी ले लो, इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द पीएच, है ना? तो मैंने इसमें पानी उरेल भी लिया, फॉर्मूला इज नॉट हैविंग एनी टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, दैट मींस वी कैन से दैट कि इसका पीएच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन। इज इट ओके टीचर? चलो, तो दिस वाज द केस। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, बट इसका जो रिजल्ट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ सिखा के जाएगा वो। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, आई विल कॉपी इट फर्स्ट एंड देन विल सॉल्व इट, बिकॉज यहाँ से कुछ चीज सीखने को मिलेगी अभी। या तुम लोगों ने ध्यान दिया इसको, ये कौन से बफर का एग्जांपल है थर्ड वाला? एनीवन? व्हाट टाइप ऑफ बफर इट इज? एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सॉल्ट बफर, क्या है ये? व्हाट टाइप ऑफ बफर इट इज? बफर है ना, HCN प्लस KCN विल बी बफर, है ना? तो कैसा है बफर ये? वी हैव गॉट वीक एसिड HCN एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस इज एसिडिक बफर, यस, है ना? तो दिस इज एसिडिक बफर, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, पीएच इसका कितना दे रहा है? 9, विच इज मोर देन 7। क्या एसिडिक बफर हमेशा एसिडिक होगा या बेसिक भी हो सकता है? दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी बात मैं कर रहा था अभी। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट लर्निंग। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, या तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें ज्यादा लोड नहीं है। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। वी हैव व्हाट, अभी इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं पूरा पीएच वाला फॉर्मूला लिखूं, या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है, दैट आई विल बी राइटिंग H प्लस इनटू CN माइनस N2 HCN इज इक्वल टू K ऑफ HCN, है ना? ये तो लिख ही सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। वंस आई एम राइटिंग दैट, आई हैव गॉट CN माइनस अपॉन HCN विल बी इक्वल टू K का वैल्यू रख देता हूं मैं अभी सीधा का सीधा, 5 इंटू 10⁻⁻10, एंड पीएच अगर 9 है तो फिर H प्लस इज 10⁻⁻9, है ना? So that means it will become 1 by 2, which means whatever millimoles you have for HCN ना, उसका आधा CN minus होना चाहिए ना? So we'll be writing, because we are writing CN minus is equal to half into HCN, that's why we'll be writing millimoles, क्योंकि सेम ही सॉल्यूशन के अंदर फाइनली आया ये, तो millimoles of CN minus is equal to half into millimoles of HCN। देख लो, कहीं भी डाउट रहे पूछ लोगे। And that's why अभी देखो HCN के बारे में क्या दिया हुआ है, it is saying that volume of 5 m KCN solution required to be added to 10 ml of 2 m HCN solution। इसका मतलब है HCN solution के 20 मिलीमोल्स थे, तो यहां पर मान लो इसका तुमने द वॉल्यूम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो मान लो x इन लीटर ml में ले लेता हूं मैं, ml में this much milliliter was required into its की molarity will become half into इसका volume in ml is 10 into molarity is 2, so that's why x becomes, ये देखो 20 by 2 10 by 5 will become 2 ml, है ना? So 2 ml will be the answer. Any doubt? Now the point was, ये एसिडिक बफर है ना, वीक एसिड है प्लस सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसी को तो एसिडिक बफर बोला था ना। But I told you earlier also, whenever we are talking about mixed buffer, no, whether it is acidic buffer or basic buffer, it can be treated as a common, ये mixed buffer बोला, तो mixed buffer is nothing but you are having two components, it will be a conjugate acid base pair coming from two different sources, है ना? तो जैसे acetic acid और sodium acetate लिया, तो we are having acetic acid and acetate ion, acetate ion is coming from sodium acetate, acetic acid is not the only source of acetate ion, acetate ion का main source is the salt, and acetic acid itself is the source of acetic acid, है ना? तो that's why we have got that acidic buffer। अगर मैं बेसिक बफर की भी बात करता हूँ, इफ आई से आई एम हैविंग NH4OH and NH4 प्लस,
NH4OH बोल दो या NH3 बोलो, सेम है। तो नाउ अगेन वी हैव गॉट टू थिंग्स। अभी देखो यहाँ NH4Cl भी मैंने ले लिया, तो सॉल्ट वाज द सोर्स ऑफ द एसिड एंड NH4OH और NH3 इज द सोर्स ऑफ बेस, है ना। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो अपने पास कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया ना, मान लो अपने पास CH3COOH है एंड CH3CONA है, वो आ रहा है किसी सॉल्ट से, जैसे Na+ के साथ मैंने लिया। अभी क्या है ना, यहाँ पर दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। तो सॉल्यूशन के अंदर एक तो कंसंट्रेशन विल बी आल्सो इंपॉर्टेंट, बट अगर कंसंट्रेशन कंपेरेबल, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली इक्वल, बट इवन इफ दे आर कंपेरेबल ना, तो वी कैन जस्ट टेक द आइडिया कि ये एसिडिक बफर है, दिस इज एसिडिक बफर, है ना। बट एक जस्ट आइडिया मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर और नॉट। तो अभी देखो इस एसिड का केज होता है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्ट, तो वो ऐसा होता है कुछ। एक्चुअली ये 1.8 इंटू 10⁻⁵ जैसा होता है। तो अगर मैं इसका के भी पूछूं ना, तो दैट विल बी के डब्ल्यू, है ना, 10⁻14 अपॉन दिस नंबर। अब ये देखो आ रहा है 5 इंटू 10⁻10। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो एसिड है ना, उसका के ज्यादा है देन के बी ऑफ द बेस। अगर ऐसा हुआ तो सॉल्यूशन का नेट नेचर, वेदर इट इज एन एसिडिक बफर और बेसिक बफर, उसमें से जो कंजुगेट एसिड वाला पार्ट है, इफ इट हैज गॉट ग्रेटर के वैल्यू देन द केबी ऑफ द कंजुगेट बेस, then we'll be saying कि definitely with comparable concentrations, again concentration will also matter, but right now I'm telling you कि if comparable हुआ, हाफ हो गया, डबल हो गया, बराबर हो गया, इस तरह के रेंज में, ऐसा नहीं कि बेस का कंसंट्रेशन इज 100 टाइम्स देन द एसिड और एसिड का कंसंट्रेशन इज 200 टाइम्स देन द बेस, ऐसा ना हो जाए। वहां पर फिर देखना पड़ेगा, केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा। बट राइट नाउ आई एम गिविंग ए रफ आइडिया दैट कंसंट्रेशन अगर कंपेरेबल हुए, मतलब 1/10 के रेंज में आ जाए, कोई एक 10 टाइम्स के अंदर आ जाए या दूसरा 1/10 के से कम आ जाए, है ना। तो 1/10 से कम हो या फिर 10 टाइम्स से, सॉरी 1/10 से ज्यादा हो जाए या फिर 10 टाइम्स से कम रहे, उस रेंज में अगर इनका रेशियो मेंटेन हो रहा है ना, तो इफ द एसिड हैज गॉट के ग्रेटर देन रूट के डब्ल्यू, अगेन आई एम गिविंग यू द हिंट कि इन सब के बीच में अगर के इज ग्रेटर देन रूट के डब्ल्यू, तो डेफिनेटली के बी ऑफ द बेस विल बी लेस देन रूट के डब्ल्यू for a conjugate acid base pair। अगर ऐसा हुआ तो then we'll be saying कि nature of the mixed buffer will be an acidic, it will be an acidic solution। but अगर इसी में दूसरा केस लेता हूँ, I'll give you the notes regarding that, but I'm taking the two cases जहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि what kind of cases we can deal with, and if they come to the conceptual question कि acidic buffer क्या definitely acidic in nature होगा, no, because ऊपर का क्वेश्चन ही था जिसमें pH was 9, it was an acidic buffer but still the pH was 9। वैसे ही आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, HCN का डेटा दे रहा हूँ, और मान लो NaCN ले लिया, विच इज नथिंग बट Cn माइनस, है ना, NaCN लिया है तो दिस इज नथिंग बट Cn माइनस। अभी देखो दिस इज आल्सो कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कहने को दिस इज आल्सो एसिडिक बफर, बट यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसका जो डेटा होता है ना, इट इज एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ ऐसे, बट रफली जैसे यहाँ 5 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है, तो वैसा ही इफ यू सी इट केयरफुली ना, तो यहाँ पे विल बी फाइंडिंग दैट कि इसका पीके वैल्यू जो होता है ना, दैट इज रफली 9.21 जैसा आता है। ठीक है, इसके लिए जो पीके आता है ना, दैट इज इन द रेंज ऑफ 9.21। ये डेटा नेट से निकाला हुआ, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज दीज नंबर्स, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केस इंपॉर्टेंट बन रहा है कि ऐसे केसेस में क्या होगा। तो देखो इसका पीके भी कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9.21 विच इज 4.79। अभी देखो इसका पीके भी कम है, दैट मीन्स acidic strength of HCN is less than that of basic strength of Cn minus, is it okay? Which means we are saying कि इसका K जो है ना, that is less than इसका K, is it okay? अगर ऐसा है तो net nature is basic। यहाँ पे we are saying अगर ऐसा हुआ है तो net nature is acidic। Even if both of them were the example of acidic buffer, in one case it was having acidic nature, in another case it was having even basic nature also। So these are two important cases which I wanted to discuss. So I'll be giving you a note regarding that. In fact, there are two parts of the note. See this one.
An acidic buffer or a basic buffer or in general a mixed buffer is an aqueous solution of a conjugate acid base pair coming from two different sources. ये मैंने पहले भी बताया था तुमको. The nature of such buffer solutions depend on the relative strength as well as concentration. मैंने लिखा है, but अगर comparable concentration लोगे, जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा है present in equal concentration, or I can write comparable concentration also. मतलब 10 टाइम से ज्यादा ना हो जाए, 1/10 से भी कम ना हो जाए, ऐसा. तो इक्वल और कंपेरेबल रहेगा ना, तो देन विल बी सेइंग अगर k ऑफ h ज्यादा हो गया kb ऑफ a माइनस से, व्हिच विल बी हैपनिंग इफ k का वैल्यू रूट kw से ज्यादा है. तो देन इन दैट केस यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इफ इट इज एसिडिक, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, सॉल्यूशन का नेचर विल बिकम एसिडिक. बट अगर k ऑफ h जो है ना वो लेस हो जाए kb ऑफ a माइनस से, देन इट विल बिकम बेसिक इन नेचर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया HCl एंड CH3COH एंड CH3CONA. एनी डाउट इन दिस पार्ट? ये कंसेप्चुअल पार्ट है जो डायरेक्टली दिखता नहीं है, बट क्वेश्चन से कई बार लर्निंग आ जाती है और वहां से बहुत सारे कंक्लूजन समझ में आने लगते हैं. ठीक, एनी डाउट इन दिस पार्ट? चलो, तो ये कहानी थी. क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सॉल्व करना वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन और द कंसेप्ट वी हैव लर्नड सो फार? एनी डाउट? चलो ठीक है, फिर फोर्थ पे जाते हैं. फोर्थ, वेयर इज फोर्थ? या फोर्थ इज लाइक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. ये टिपिकल क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग यू एट द एडवांस लेवल ना, देन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन लाइक दिस. अच्छा, एक और नोट्स रहेगा शायद, मैं वो भी दे ही देता हूँ. सी इफ आई इंक्लूडेड दैट. हाँ ठीक है, वो बाद में दे दूंगा मैं. चलो, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन रिवीजन के लिए रख सकते हो. दिस वन क्वेश्चन जो काफी सारा आइडिया देगा. मैथमेटिक्स भी है, कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है. इफ यू सी इट केयरफुली ना, तो ऐसे ही अगेन देखो, अगर मेंस के क्वेश्चन है ना तो डायरेक्ट स्टेप्स होते हैं, एक दो स्टेप्स होते हैं, देन यू सॉल्व इट. बट व्हेन द क्वेश्चंस आर कमिंग एट द लेवल ऑफ एडवांस ना, तो कई बार उसकी एनालिसिस से भी बहुत कुछ सीखोगे. जैसे यहाँ पर देखो ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दिया है अपने को HF दिया है और KOH दिया है. वी आर हैविंग HF का एक सॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, मान लो 50 ml पता है अपने को. वी हैव गॉट HF का सॉल्यूशन 50 ml है, एंड दिस इज 0.1 m HF सॉल्यूशन. एंड अपने पास एक दूसरा सॉल्यूशन है विच इज अगेन दिस इज 0.2 m KOH सॉल्यूशन. एंड अगेन इसके पास भी 50 ml है. दैट मींस दे हैव गिवन यू कि 50-50 दोनों का दे के रखा है. बट द टारगेट इज आई नीड टू क्रिएट ओनली टोटल 50 ml एक्वस सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है ना वो 2.76 हो. एनी थॉट अबाउट इट? क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया हो या फिर अभी देख के कुछ थॉट्स आ रहे हो, हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ भी अगर समझ में आ रहा है तो बोलो मेरे को. क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? Because that is going to work. Questions are not going to be useful if you are not analyzing them or if you are not learning the conclusions from them. देखो जरा बताओ मेरे को कैसे हैंडल करें. हेल्प मी. क्या करना चाहिए इसमें? चलो मैं पार्ट वाइज आई हेल्प यू. पार्ट वाइज देखते हैं. कैन वी हैव KOH solution more than HF solution? Can we take more KOH solution than HF solution? See this pH. It is acidic है ना, है ना. pH 2.76 इनफैक्ट हाईली एसिडिक, बहुत ही 7 से तो काफी दूर हो गया, बहुत लोअर रेंज में आ रहा है. एंड दैट मींस काफी सारा HF जाना चाहिए, कम KOH जाना चाहिए. KOH HF से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट उसको बहुत कम रहना चाहिए. विल टॉक अबाउट दैट, बाद में सॉल्यूशन आएगा तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा. तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया कि जब आंसर भी आ जाएगा ना, हाउ टू एनालाइज दैट आंसर की वेदर आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग. एकदम से अनरीजनेबल आंसर आ गया तो विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट. जैसे मान लो किसी ने बोल दिया ना 30 ml KOH सॉल्यूशन 20 ml HF सॉल्यूशन, में सीधा रॉन्ग बोल. इवन इफ आई डोंट नो द आंसर ना, तो मुझे देख के पता चला कि KOH ज्यादा होगा तब तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, pH 12-13 के रेंज में आना चाहिए था. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज, अब ये केस क्या बनेगा? इफ आई टेक कंप्लीट HF देन व्हाट विल हैपन? ये सब भी चेक कर लेने का है. तो अगर मैंने सिर्फ HF लिया, इफ आई स्टार्ट विद HF solution only,
then it is not a part of solution. I'm just telling you कि how to think in this part, think about this question. तो यहाँ पे देखो क्या होगा ना, अंडर रूट के इंटू सी चेक करो, अंडर रूट के अपॉन सी चेक कर लोगे, तो अगर मेरे पास टोटल 50 ml लिया, if I'm taking this much, then under root k upon c चेक करोगे तो it will be coming mostly आ जाना चाहिए 5 into 10 to minus 4 by 10 to minus 1, yes आ जाएगा ये 10 to minus 0.1 से कम आ जाएगा है ना. एंड देन ऐसा होते ही I'll say pH H plus जो होगा ना अंडर रूट k into c हो जाएगा, एंड दैट इज कमिंग 5 into 10 to minus 4 into 10 to minus 1, and that is root 50 into 10 to minus 3. तो फिर pH जो होगा ना that will become 3 minus half log 50. Log 50 will be log 5 plus log 10, that is 1.7. The half will be 0.85. तो 2.15 रह जाएगा. Okay, but we need a higher pH. इसका मतलब pure HF solution is not going to give you that desirable pH. So I need to add some KOH. That is another hint है ना. We can't take KOH in excess. First thing वो conclude कर लिया क्योंकि उससे तो basic solution आ जाता. दूसरा part, only HF solution will not give you the final desired pH because इसका pH जो है 2.15 आ रहा है, अपने को चाहिए 2.76. Third, अब जहां से solution आएगा, it means we need to have a combination of KOH solution and HF solution. तो मान लो तुमने x ml HF solution लिया and तुमने 50 minus x ml KOH solution लिया, and that is giving you, this is giving you the pH of, this is giving you for pH equals 2.76. इसके लिए we are taking this combination. Now if I am taking this, ये acid base reaction तो होगा ही होगा ना. तो ये देखो 0.1 m है और दूसरा भी 0.1 m है, क्या 0.1 एंड 0.2 है. अच्छा KOH अभी 0.2 है, इसका मतलब KOH को तो हाफ से भी कम रहना पड़ेगा, ये भी एक गेस कर सकते हो. इसका मतलब टोटल 50 चाहिए ना, तो 33 से तो ज्यादा ही HF सॉल्यूशन रहेगा. एनी आंसर लेस देन 33 इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि वहां देखो KOH का 0.2 m दिया. तो ये एक कंक्लूजन और आ गया कि एनी आंसर फॉर x लेस देन 33.33 विल बी डेफिनेटली रॉन्ग. 33.33 से तो ज्यादा ही रहना चाहिए. नाउ we'll be talking about the reaction जो एक्चुअली होने वाला है. If I am taking this combination, I'll be having HF plus KOH where this must be the limiting reagent है ना. ये तो कम ही होना चाहिए, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है. तो बिफोर रिएक्शन हाउ मेनी मिलीमोल्स वी हैव गॉट, तो 0.1x मिलीमोल इसके हैं. इसके कितने हैं, तो 50 minus x into 0.2 millimoles इसके. And like I told you, KOH is going to be the limiting reagent और यहीं से KF plus H2O बन जाएगा. And then we need HF कितना बचेगा और KF कितना प्रोड्यूस होगा. So we are saying कि ये तो पूरा जाना चाहिए. अगर ये पूरा जाएगा तो जितना ही जाएगा उतना ही KF बनेगा ना. So KF की क्वांटिटी will become 50 minus x into 0.2 और इतना ही कंजम्पशन होगा HF का. तो we have got, if you resolve it, if you solve it 10 minus 0.2x, मतलब x by 5 जैसा भी लिख सकते हैं, this much millimoles. Then यहाँ पे इतना कंजम्पशन है, 10 minus 0.2x का कंजम्पशन है. तो ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो विल बी गेटिंग 0.3x minus 10 millimoles. Is it okay? And then definitely HF को देख के ही दिख रहा है 5 into 10 raised to minus 10 जैसा है और मोलरिटी भी उस रेंज में नहीं आ रहा है, तो definitely will be having assumptions valid. तो यहाँ पे we can directly write H plus into F minus upon HF will be equal to K of HF, या फिर वो फॉर्मूला pH वाला जो वो भी लगा सकते हो. और we can also write pH is equal to pK of HF plus log F minus by HF है ना, ये भी लिख सकते हो, कोई भी एक लेकर स्टार्ट कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर. तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे H प्लस के लिए अगर pH 2.76 चाहिए तो दिस मस्ट बी 10 raised to minus 2.76 इनटू F माइनस अपॉन HF, कंसंट्रेशन का रेशियो ले लूं या मिलीमोल्स का रेशियो ले लूं, सेम हो जाएगा. दिस विल बी 10 minus 0.2x
and this will be 0.3x minus 10, and that is going to be K of HF, which is 5 into 10 raised to minus 4. 5 into 10 raised to minus 4. Now, if you solve it, we are getting 10 minus 0.2x upon 0.3x minus 10 is equal to 5 into 10 raised to minus, and now this will become minus 4 upon minus 2.76, so minus 1.24. Yeah, this much we are getting. तो ये आ गया जो नंबर दिया हुआ दैट इज 0.54. इफ आई ट्राई टू माइनस 0.54 का मतलब हो गया I need to write minus 0.7. Yeah, we can manage it. So that will be 5 into 10 raised to minus 0.54 into 10 raised to minus 0.7. We can write that, है ना? Is it okay? And now, just to give you the idea, इससे भी चल सकते थे. We just to give you the idea. देखो log 5 जो होता है ना वो होता है 0.7. इसका मतलब है 5 is nothing but 10 raised to 0.7 is 5. That means 10 raised to minus 0.7 is 1 by 5. तो ये नंबर जो है ना दिस बिकम्स 5 into 10 raised to minus 0.54 को लेने को बोला है 0.288. थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन एंड में जा रहा है into this is nothing but 1 by 5. And that gives you the equation 10 minus 0.2x upon 0.3x minus 10 is equal to 0.288. Okay, now it is a linear equation, you can solve it, है ना? तो यहां से निकालोगे ना तो x जो आएगा ना वो 44 पॉइंट समथिंग है. मैंने जानबूझ के उसको सिंपल करने के लिए लिख दिया नियरेस्ट इंटीजर्स बताओ, है ना? तो एक्चुअल आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 45, बट नियरेस्ट इंटीजर अगर पूछ रहे हैं तो वी कैन मेंशन कि 45 पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, इट विल बी वेरी क्लोज टू 45. So this is going to be very close to 45, and that's why 50 minus x will become very close to 5. Actual will not be exactly this 44 point something जैसा आएगा, but nearest integer पूछे तो we can do such type of approximations. Any doubt? देख लो एक बार, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आई बात तो पूछ लोगे. Anyone having any doubt? This part is the core part of the solution. ऊपर वाला तो मैंने डिस्कशन किया so that you get the clarity. उसके बाद तो लास्ट में तो इक्वेशन आते ही सॉल्व कर ही सकते हो. हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में मैंने बताया. I have got in my expression 10 raised to minus 1.24, but उन्होंने दिया था 10 raised to minus 0.54. Still I was able to solve it क्योंकि log के स्टार्ट के कुछ प्राइम नंबर्स के log अगर जानते हो तो you can handle that. Log 2 is 0.3. That means 10 raised to 0.3 can be taken as 2. Okay. तो इस तरह की चीजें हैंडल की जा सकती हैं. एनी डाउट? एनी डाउट्स अप टू दिस? चलो, तो ये कहानी थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना? 5 पे आते हैं. 5 तो सिंपल है. 5 वाले में कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 300 cc of 0.3 m and 500 cc of the, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया. pH, तो POH will become pKb of NH3 plus log NH4 plus अपॉन NH3, है ना? अब इसमें क्या है ना, अजम्पशंस वगैरह चेक करने चाहिए, बट इन सब केसेस में मैंने बोला जब तक कि एसिड काफी स्ट्रॉन्ग रेंज में ना चला जाए, 10 to -1 -2 के रेंज में ना चला जाए, या बेस का केबी 10 to -1 -2 के रेंज में ना चला जाए, तो अजम्पशंस विल बी फेयर एनफ वैलिड, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी बात मैंने लास्ट क्लास में की थी. तो अभी इतने की जरूरत नहीं है. तो अभी पीएच पूछ रहा है, बट पीओएच निकाल लेते हैं पहले, वहां से काम हो जाएगा, फिर पीएच निकाल लेंगे. तो दिस विल बी पीकेबी का वैल्यू 5 minus log 2. log 2 is 0.3 plus log, this is, अभी देखो अगेन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मिलीमोल्स. तो दिस इज 250 millimoles and this is 90 millimoles. We can directly write NH4 plus is 250 upon 90 will be the ratio of their millimoles, and that's why their concentrations also. यहाँ पर अगर तुमने 0.5 by 0.3 लिख दिया, that will be wrong. ये बात समझ में आई क्या?
बिकॉज वो विदाउट मिक्सिंग ये सारे कंसंट्रेशंस थे. व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू द कॉमन सॉल्यूशन देन द कंसंट्रेशंस आर गोइंग टू चेंज, एंड दैट्स व्हाई वी कांट डायरेक्टली टेक द इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस बिफोर मिक्सिंग. आफ्टर मिक्सिंग या तो कंसंट्रेशन निकालो, बट लाइक आई टोल्ड यू, बफर में अपने पास ये कंफर्ट है कि even the ratio of moles will be giving you the ratio of concentrations in the final solution, and that's why even if I am taking millimoles ना, उसी का रेशियो से आंसर आ जाएगा. यहाँ पर किसी ने भी अगर 0.5 by 0.3 किया होता तो उसका रॉन्ग आंसर आएगा. चलो यहाँ पे अभी देख लेते हैं सॉल्व करके. ये तो देखो 4.7 हो गया, प्लस ये देखो ना 2 into log 5 minus log 3 लिख सकते हैं. हाँ देख लेते हैं फिर. 4.7 प्लस मिस कर गया ऋषित, ध्यान से देखो. अभी जो मैं निकाल रहा हूं दैट इज नॉट पीएच, दैट्स व्हाई इट वाज अ ट्रैप. बी ऑप्शन इज एसिडिक सॉल्यूशन आ रहा है. मैंने पहले ही बताया कि एसिडिक बेसिक बफर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने कंडीशन रखा था. यहाँ का केबी देखो ना, केबी ऑफ NH3 इज गोइंग टू बी मोर देन केबी के ऑफ NH4 प्लस, तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन बेसिक होगा. तो एनी आंसर लेस देन 7 वाज रॉन्ग. इसलिए देखो दो ट्रैप्स रखे गए थे, एक ये वाला, सॉरी एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ट्रैप थे. अगर तुमने पीओएच रिपोर्ट कर दिया ना तो फिर ये दोनों तरह टाइप के आंसर्स पॉसिबल थे. उसमें से पहला ट्रैप क्या था कि NH4 प्लस बाय NH3 को अगर तुमने 0.5 बाय 0.3 रख दिया है ना तो विल बी गेटिंग दैट टाइप ऑफ आंसर. ठीक है, तो ए वाला आ जाता था, तो वो भी गया. डी भी ट्रैप था कि अगर तुमने पीएच निकाल भी दिया बट 0.5 बाय 0.3 से निकाला तो डी ऑप्शन आएगा. तो सी इज एक्चुअली द राइट आंसर. तो 2 इंटू ये देखो ना 0.7 माइनस 0.48 अप्रोक्सीमेटली 0.22 जैसा रख सकते हो. दिस विल बिकम 5.14 आ रहा है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस इज पीओएच. so pH will be 14 minus 5.14, and that will become 8.86, and that's why C is the right answer. तो दो तीन चीजें सीखने की है. बिफोर मिक्सिंग के कंसंट्रेशंस को डायरेक्टली यूज मत कर देना फॉर्मूला में. फर्स्ट थिंग, बेसिक बफर होता है तो फॉर्मूला पीओएच का हम लोग लिखते हैं. तो अगर पीओएच लिखा है तो पीएच में वही वैल्यू रिपोर्ट नहीं करना है. पीएच रिपोर्ट करने से पहले उसको कैलकुलेट कर लेना 14 माइनस पीओएच करके. इज इट ओके? ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. एनी डाउट? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट करते हैं. कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग. अगेन कार्बोनेट दिया हुआ है एंड HCl दिया हुआ. अब ये क्या कहानी है? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. कार्बोनेट जो है ना दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस, है ना. लोन पेयर है, H प्लस कैप्चर कर सकता है. बट हम लोगों ने ये भी सीखा था इस तरह के जो पॉलीवेलेंट अनायंस होते हैं ना जो कि पॉली एसिडिक बेस की तरह काम कर सकते हैं, दे विल बी कैप्चरिंग H प्लस इन स्टेप वाइज मैनर. तो इसमें क्या होगा ना, पहले सारा का सारा कार्बोनेट जो है ना वो HCO3 माइनस में कन्वर्ट होगा. if HCl is still available then वो जो HCO3 ना that will start getting converted into H2CO3. उसके बाद भी बच गया तो HCl extra है, then it will become a case of strong acid plus weak acid. But right now I'll be writing it कि ये H plus कितना दिया तो, लेकिन इसमें दो स्टेप में लिखेंगे. पहला ये रिएक्शन होगा और ये हो जाने के बाद अगर कुछ बचेगा, जो कि चेक कर लेते हैं अगर बचा है कि नहीं. तो पहले देख लेते हैं. वी हैव गॉट 10.6 ग्राम. ये देखो इसके 0.1 मोल हो गया ना, क्योंकि 40 प्लस 60 प्लस 46 106 इज द मोलर मास, तो 0.1 मोल है. तो दिस इज 0.1 मोल. ये कितना है तो देखो ये 80 मिली मोल्स है. तो 80 बाय 1000 विल बिकम एक काटो 0.08 मोल है ना. ये इतना है. इसका मतलब है अभी H प्लस एक्सेस में नहीं है, दैट्स व्हाई आफ्टर रिएक्शन ये चला गया, ये 0.02 बच गया एंड ये 0.08 बन गया. इज इट ओके? अगर इससे ज्यादा होता, मान लो ये 180 होता, लाइक 0.18 मोल हो जाता, तो फिर हम लोग कहते अब जो HCO तो पूरा का पूरा पॉलीमर तो कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया होता. अब जो एक्स्ट्रा H प्लस है ना दैट विल बी रिएक्टिंग विद HCO3 माइनस टू कन्वर्ट इट इनटू H2CO3. ओके, फिर वो अलग लेवल पे जाता क्वेश्चन. अभी यहाँ पे देखो वी हैव गॉट CO3 2 माइनस एंड चलो मैं HCO3 माइनस पहले लिख देता हूँ. HCO3 माइनस है एंड कार्बोनेट आयन है. ये भी एक बफर है. अब इसके लिए यहाँ पर इसका 0.08 मोल है इन द सॉल्यूशन एंड इसका 0.02 मोल है.
और K ऑफ देखो HCO3 माइनस दिया हुआ है, and that's why we'll be writing pH is pK of HCO3 minus plus log carbonate upon HCO3 minus. Now if you see this ना, तो 11 minus log 6 तो ये आ जाएगा log 6 plus log, this becomes 0.02 by 0.08, so that will become minus log 4. 11 minus log 6 को log 2 plus log 3 लिख दो, और ये भी माइनस log 4 लिख सकते हैं इसको, तो दैट विल बिकम 11 माइनस, ये log 2 3 बार आएगा तो 3 into 0.3 plus 0.48, तो 1.38 माइनस कर लो, तो we'll be getting 9.62. that will be the answer. Is it okay? सारे स्टेप्स देख लो, मैं जानबूझकर इसलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि तुमको देखते हुए भी बहुत कुछ रियलाइज और बहुत सारी लर्निंग्स आ जाती है. तो इफ यू हैव गॉट एनी डाउट जस्ट आस्क. व्हाई 11 माइनस log 6? क्योंकि देखो ना यहाँ जो है ना k दिया हुआ है, k इज 6 into 10 raised to minus 11. तो व्हाट विल बी द pk? pk विल बी 11 minus log 6. मैंने पहले बताया था एक बार जब pH बताया था ना, इफ H plus is a into 10 raised to minus b, then pH, ऐसे तो फॉर्मूला में डिटेल में जाओगे तो आ ही जाएगा, it will become b minus log, है ना? Is it okay? निखिल क्लियर ना? Okay, चलो, anyone else having any doubt? चलो बढ़ जाएंगे. आई थिंक एक और क्वेश्चन था ना, 7th वन था आई थिंक, लेट मी सी. या 7th वाला तो ठीक है, स्टूडेंट was given a task to prepare a year. Okay, I'll copy that question again. Okay, let's see. This was the question. Now if you have to solve it ना, तो वो क्या बोल रहा है, ये दोनों था 1:2 के रेशियो में, मतलब एक्चुअल वाले केस में हम लोग बोल रहे हैं जो pH आना चाहिए था ना, that will be pK of the acid plus log 1/2 आना चाहिए था, that means pK minus log 2 आना चाहिए था. But student by mistake has considered a ratio this, which means उसने क्या किया, calculated जो है ना, that was, उसको मैं pH dash बोल रहा हूँ, so that will be pK plus log 2/1. that means pK plus log 2. तो अभी पूछ रहा है मेजर्ड pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, तो ये जो कैलकुलेटेड है वो कितना होगा, तो pH डैश माइनस pH कर लो, तो दैट इज कमिंग log 4, एंड दैट्स व्हाई pH डैश विल बी pH प्लस log 4. तो अगर pH एक्चुअल जो था वो x था, दिस विल बी x प्लस log 4, राइट? सिंपल. दिस विल बी द आंसर, राइट आंसर मार्क. ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? एक और नोट देता हूँ, जनरली काम नहीं आता है, बट अगर कहीं इंफॉर्मेशन वाइज तुमको काम आ जाए, अभी तक दिखा नहीं मुझे क्वेश्चंस वगैरह में ऐसा दिखता हुआ, एक और बफर का केस बनता है व्हेन वी से दैट कि यूज नहीं है क्योंकि वो केस ही अजीब सा है, जो मैंने पहले बताया हुआ कभी कि हाईली कंसंट्रेटेड अगर सॉल्यूशन है जिसमें मोलरिटी 1 से ज्यादा हो जाती है, तो जैसे एसिडिक तो HCl का 1 से ज्यादा 1m से ज्यादा हो जाए तो pH 0 रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर बेस तुमने ऐड भी कर दिया ना, एसिड ऐड भी कर दिया, तो pH को 0 ही बोलेंगे ना. वैसा ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया और वो उसका मोलरिटी 0.1 से ज्यादा हो जाए, नॉट 0.1, 1 से ज्यादा हो जाए, तो अगेन विल बी सेइंग कि इसका pH विल बी रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट वो एक्सट्रीम केसेस वाला है, ठीक है, बीच का नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो. जो प्रॉब्लम सॉल्ट बफर के साथ था वही प्रॉब्लम इसके साथ भी है, बट स्टिल वी कैन कॉल देम एज बफर सॉल्यूशन बिकॉज दे आर हैविंग वेरी गुड एनफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इन देयर pH, है ना. तो 2m या 2.5m जैसा कोई सॉल्यूशन बना के रखा है, if I am adding small quantity of acid or base, still I'll be saying if it was a strong acid, तो still I'll be saying pH will be 0 only, है ना.
तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इनको भी वी कैन ट्रीट देम एज बफर सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज वन एक्स्ट्रा पॉइंट विच आई वांटेड टू मेंशन. तो मैंने पहले बोला था लिख देता हूँ, फिर मैंने बोला बाद में करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंस में कभी कभी दिखता है, एडवांस में अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना रहेगा तो वो एडवांस लेवल पे जाएगा इसमें. दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ बफर कैपेसिटी. इसी को बफर इंडेक्स भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैन स्लेक बफर इंडेक्स. ये क्या बताता है, देखो अभी जस्ट मैंने बार बार बोला कि एक सॉल्यूशन है ना जिसको बफर बोल रहा हूं मैं, दैट विल बी हैविंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इन इट्स पीएच, है ना. तो रेजिस्टेंस पावर को मेजर करने वाला कुछ तो एक क्वांटिफाइड टर्म होना चाहिए, and that term is called buffer capacity or buffer index or Van Slyke buffer index. तो इसका मतलब है यहाँ जब हम लोग बफर कैपेसिटी की बात करते हैं ना, तो पहली बात ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट विल लर्न. It is the property of a buffer solution to resist alteration in its pH value is known as that property is known as buffer capacity. But इसका एक mathematical definition है. वो क्या है कि पर लीटर ऑफ गिवन बफर सॉल्यूशन का पीएच यूनिट से चेंज करने के लिए, यूनिट अमाउंट से चेंज करने के लिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस यू नीड टू ऐड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी. कहीं फाई लिखते हैं, कहीं बीटा भी लिखते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं बीटा भी लिख देते हैं, दोनों टर्म चलता है. तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखता है ये. तो यही बेसिक डेफिनेशन है. इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए ना, तो दो फॉर्म लिखे जाते हैं. तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग इसको डी के साथ लिखते हैं, विच विल बी गिविंग इंस्टेंटेनियस बफर कैपेसिटी. दैट विल बी डी ऑफ एन बाय डी पीएच, ऐसा भी लिख देते हैं. वेयर वी आर सेइंग एन इज मोल्स ऑफ एच प्लस, या फिर इंस्टेंटेनियस टर्म में बताना चाहो तो डीएन इज मोल्स ऑफ एच प्लस एडेड टू चेंज pH बाय dpH. इनफाइनाइट में स्मॉल अमाउंट में है ना. ठीक है, पीएच से पीएच प्लस डीपीएच या पीएच माइनस डीपीएच ले जाने के लिए जितने मोल्स एडेड है ना, उसको डीएन बोला है. तो डीएन बाय डीपीएच विल बी कॉल्ड बफर कैपेसिटी. ठीक है, तो इसी को हम लोग फाई बोल रहे हैं. इसी को अगर मैंने फाइनाइट फॉर्म में रखा ना, जो कि एवरेज वाला फॉर्म होता है, जो कि नॉर्मली मेंस में दिखता है, तो वो होगा, या नीट वालों के केस में कभी कभी दिखता है, वो ऐसा लिख देता है डेल्टा एन बाय डेल्टा. तो ये कहानी वही है, पर यूनिट चेंज इन पीएच के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस you need to add to the given buffer solution to 1 liter of the given buffer solution, that will be called buffer capacity. अब इसमें बात यही है कि अगर चेंज इन पीएच फिक्स किया, अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस ऐड करना पड़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पावर काफी अच्छा है. या फिर गिवन क्वांटिटी ऑफ एडेड एसिडिक और बेसिक मोल्स के लिए ना, अगर चेंज इन पीएच कम आ रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है. इसका मतलब ये फाई जो है ना, इसका ज्यादा होना इज इंडिकेटिंग ग्रेटर रेजिस्टेंस पावर, है ना. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? इसके आगे थोड़ा मैथ में भी जाएंगे, इसके मैथमेटिकल पोर्शन में भी जाएंगे, जहां भी यही मुझे जाता हुआ दिखा नहीं है, बट कहीं कहीं अपीयर होने लगे उसके क्वेश्चन. तो इन फ्यूचर जा सकता है वो. तो एक जो बेसिक पॉइंट समझा है ना, बाय डेफिनेशन इटसेल्फ, दैट अगर ये फाई या बीटा जो भी बोल लो, बफर कैपेसिटी ये ज्यादा है ना, तो इसका मतलब बफर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है. ओके. अब अगर तुमको चाहिए कि बफर कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना है, ये जो टर्म है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है मेरे को. ठीक है, अब उसमें एक कंडीशन रखा जाता है. वो कंडीशन क्या है कि मान लो बफर कंपोनेंट्स जो है ना, जैसे एसिडिक एसिड एंड एसिटेट आयन है, इनका टोटल कंसंट्रेशन फिक्स करते हुए, इफ दैट टोटल कंसंट्रेशन इज सी, मान लो एच ए और ए माइनस का टोटल कंसंट्रेशन इज सी, एंड देन यू वांट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ दीज टू इंडिविजुअल सब्सटेंसेस. तो व्हेन दीज टू आर इक्वल इन क्वांटिटी ना, देन यू नीड टू देन यू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस पावर और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. इसका डेरिवेशंस वगैरह भी है, कहीं अलजेब्रा से बताते हैं, क्या कैलकुलस से बताते हैं. डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द फॉर्मूला विल बिकम इंपॉर्टेंट, जिसको मैं आगे बताने वाला हूं. तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहली बात तो एक रिजल्ट आता है. दैट रिजल्ट इज, if you need maximum buffer capacity,
बट कंडीशन इज एट अ टोटल गिवन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स, इसी को बफर कंसंट्रेशन का, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कहीं अगर किसी ने बोल दिया ना बफर कंसंट्रेशन, इसका मतलब है वो दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर के कंसंट्रेशन का समेशन है, विच इज इक्वल टू एच ए, मान लो एच ए और ए माइनस वाला केस है, तो एच ए प्लस ए माइनस, अगर ये मैंने फिक्स कर दिया है, मान लो उसको मैंने सी बोल दिया है, तो ये क्या बोल रहा है, जब दोनों इंडिविजुअली C/2 और C/2 रहेंगे ना, देन द बफर सॉल्यूशन विल हैव द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तो आई गिव यू द एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, मान लो दोनों एसिड एच ए और ए माइनस का टोटल जो है ना, वो मान लो तुम 0.4 ले लो, तो फिर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम करने के लिए यू नीड इंडिविजुअली दीज टू थिंग्स 0.2 एंड 0.2, इज इट ओके, इन द सॉल्यूशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, इज इट ओके। एंड देन अगर ये दोनों 0.2 है, और अगर किसी ने पूछा अब बताओ इस केस में पीएच कितना है, तो पीएच क्या होता था, पीके ऑफ द एसिड प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच प्लस एच ए, सॉरी एच ए, एंड जब ए माइनस और एच ए बराबर है तो ये हो गया पीके ऑफ एच ए, एंड दैट्स व्हाई पीके ऑफ एच ए, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी से कि पीएच जब पीके ऑफ द एसिड या पीओएच जब पीकेवी ऑफ द बेस के बराबर हो जाता है ना, देन वी गेट द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। एक ग्राफ से भी दिखाऊंगा मैं, बट इसका एक फॉर्मूला डेराइव होता है, ग्राफ वाले देख लो, एक ग्राफ मुझे मिला है अच्छा सा, विद द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट वाला में, जहां पर टोटल 0.4 दिया हुआ था, और फिर उसके लिए बफर कैपेसिटी का पूरा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था। तो दिस इज द डायग्राम जिसकी बात मैं कर रहा था। देखो अभी यहाँ पे पीएच का वैल्यू देखो 4 और 6 के बीच में दिख रहा है ना, अगर एग्जैक्ट जाओगे ना यहाँ पे तो इट विल लाइक 4.74 जैसा आएगा, जो कि आप पीके ऑफ एसिटिक एसिड है, ठीक है। वहां पे मैक्सिमा जो मिल रहा है इसका भी आगे देखेंगे ये कितना आएगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, ये आगे जाकर देखेंगे। देखो यहाँ पर 0.4 के लिए किया है इसलिए इतना है, तो आई विल बी गिविंग यू अ फॉर्मूला जिसके थ्रू वी कैन फाइंड आउट कि कितनी बफर कैपेसिटी भी होगी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, जब हम लोग यहाँ पे है ना, इससे मैं थोड़ा आगे चला जाऊँ थोड़ा पीछे चला जाऊँ, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर देखो ये क्या था, विद 5 मैक्स 5 इक्वल्स 5 मैक्स के लिए क्या था अपने पास, CH3COH was same as CH3CONA और CH3CO माइनस। बट अगर मैं बोल दूं कि CH3COH 10 टाइम्स से ज्यादा हो चुका है, सेकेंड केस में बता रहा हूं, फॉर CH3COH ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ CH3CO माइनस, इसका मतलब है ये रेशियो जो है ना CH3CO माइनस अपॉन CH3COH दैट हैज बिकम लेस देन 1/10 है ना। अगर ऐसा हो गया तो इसका लॉग जब लोगे ना तो वो -1 जैसा हो जाएगा ना, एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस इफ आई एम राइटिंग पीएच कितना होगा ना, तो दैट विल बी रेशियो के बराबर होगा, विच विल बिकम लेस देन पीके -1 के बराबर, है ना। अब पीके -1 किया ना 3.74, देखो यहाँ कहीं आ गया, दिस इज लाइक 3.74 पी आएगा, वैसा ही 4 पॉइंट की जगह 5.74 पे यहाँ कहीं आ रहा है वैल्यू, है ना, दिस इज वेयर 5.74। तो इसको मैंने बोला दिस इज पीके -1 एंड दिस इज पीके +1। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लो, जो भी मैंने बोला है। बाद में इसका फॉर्मूला भी जानेंगे कि हाउ टू गेट दैट, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया, बट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंजुगेट एसिड बेस पेयर आई विल गिव यू द फॉर्मूला। बट राइट नो जो मैंने बताया ग्राफ से, ये मैंने बोला कि जब पीएच इक्वल्स पीके होता है ना, तो फिर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मिलती है। उसके आगे पीछे जब मैं जाऊंगा तो बफर कैपेसिटी कम हो रही है। आई जस्ट गिव यू द डेटा कि 3.74 से कम पे देखो बफर कैपेसिटी काफी कम हो चुकी है ना, ये देखो ये काफी कम हो चुका है, 0.05 से भी कम दिख रहा है यहाँ पे ना, रफली आई एम टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है यू नीड अ गुड बफर कैपेसिटी, तो यू नीड टू फिक्स द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर इट वॉज डिसाइडेड कि ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया ना, ये जो मैंने स्केच किया पूरा, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बफर जोन।
इसका मतलब है सिर्फ कंपोनेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, उनका कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। उनके कंसंट्रेशन का रेशियो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनके कंसंट्रेशन का रेशियो 10 से 1/10 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दैट केस बफर कैपेसिटी इज वेरी लेस। एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि इसके आगे जब हो गया ना, तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना, इसमें बोल दो a माइनस ओनली को समझ लो एज a माइनस अपॉन एच इज मोर देन 10। वैसे ये वाला जो जोन है ना, इसको बोल दो एच ए ओनली एज a minus upon HA will become less than 1/10 in this zone. And when the concentration का ratio is moving away from 10 or 1/10 ना, मतलब more than 10 हो जाए या 1/10 से less हो जाए ना, then you'll find that the resistance power is very less, and that's why you stop treating them as the efficient buffer solution. Is it okay? Any doubt? जो पढ़ा है अभी मैं बता देता हूँ। लाइक आई टोल्ड यू कि आई विल बी गिविंग यू द फॉर्मूला। ये सब जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन से आया होगा, लैब से आया होगा। इसका एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। अगेन लाइक आई टोल्ड यू ना, डेरिवेशन वगैरह में अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेरिवेशन। जस्ट मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। वो जो dn by dph लिखा था वो तो लिखा ही है, उसी को इफ आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड द बेस, then it becomes 2.303 AB upon A plus B, where a plus b इज टोटल कांस्टेंट लेते हुए लिखा है, जो कि मैंने कंडीशन पहले ही बता दिया। तो विच इज कॉल्ड टोटल बफर कंसंट्रेशन। उसमें से a कंजुगेट एसिड का है, b कंजुगेट बेस का है। देन इट बिकम्स 2.303 ab अपॉन a प्लस b। ठीक है। अब यहां से दो चीजें आती है। एक तो ये आता है कि अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, मान लो मेरे को अगर चाहिए कि 0.2 रख दूं, तो जैसे इसी का वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, जो मैंने बोला ना 0.2 से ऊपर ग्राफ में दिख रहा है ज्यादा, कि 0.2 से ज्यादा 0.25 से कम है। देखो वो कैसे आएगा। तो अगर वहां पर फाई निकालना रहे ना, एट ए इक्वल्स बी इक्वल्स 0.2 पे, देन ये कितना आ रहा है देखो, 2.303 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0. This is becoming 2.303 into 0.1, which is 0.2303 है ना। और यही नंबर मैंने बोला 0.2 से ज्यादा है, 0.25 से कम दिख रहा है, वो नंबर यही है एक्चुअली। ये नंबर जो है ना, दिस नंबर इज 0.2303। ओके, यही नंबर है। अब अगर ये देखो उसके 1/4 से भी कम हो रहा है, जब हम लोग 0.05 से नीचे जा रहे हैं, तो देन वी हैव स्टार्टेड सेइंग दैट कि अब ये इतना इफेक्टिव बफर नहीं रहा है। दैट्स व्हाई एक पॉइंट बनता है यहाँ पे कि अगर इफेक्टिव बफर चाहिए तो दो कहानियां हैं। पहली बात, जो एडेड H प्लस है या OH माइनस है, ये मैंने स्टार्ट से ही मेंशन किया है कि जो H प्लस या OH माइनस आई एम एडिंग ना, दैट शुड नॉट बी वेरी लार्ज। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस जब ऐड किया जाएगा ना, तभी बफर जो होगा ना, इट विल बी एबल टू रेजिस्ट द चेंज इन pH। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहां से जो सीखा है ना, ये जो दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर का जो रेशियो है ना, कंसंट्रेशन का रेशियो, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10, दैट शुड नॉट बी लेस देन 1/10। तो यही दो पॉइंट के लिए ये दो नोट्स है। First is, in order to have to be an effective buffer, the number of moles of weak acid and its conjugate base, मतलब buffer components I'll say, I'll write here of buffer components. ठीक है, सीधा वो एसिडिक बफर हो सकता है, वो बेसिक बफर हो सकता है, कुछ भी। Components must be significantly large compared to the number of moles of strong acid or base that may be added. That's first thing. Second thing is, the best buffering will occur when the ratio of this is almost 1:1. 1:1 पे highest बफर कैपेसिटी मिल रही थी। अगर उससे थोड़ा वेरी कर रहे हैं ना, तो रेंज जो है ना, वो 10:1 या 1:10 के बीच में कहीं आना चाहिए। Then only we consider that to be an effective buffer. Is it okay? तो एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का बफर विल बी एन इफेक्टिव बफर इफ आई एम मेंटेनिंग अ पीएच इन बिटवीन 3.74 एंड 5.74, क्योंकि उसका पीके इज 4.74 है ना। इज इट ओके?
चलो एक क्वेश्चन देता हूं, जरा ट्राई करो। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है बट अप्रोक्सीमेट है। ऊपर जो फॉर्मूला दिया है ना उसी को यूज करके ट्राई टू गेट दिस फॉर्मूला। अभी मैं जो दे रहा हूँ एज ए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई दिस वन। ऊपर वाला फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं, एंड नीचे वाला जो फॉर्मूला ना दैट यू हैव टू ब्रिंग, ट्राई टू प्रूव इट। ऊपर जो फॉर्मूला है फाइ और बीटा जो भी लिखना चाहो, दैट इज 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। नीचे लिखा है 2.303 दिख रहा है, ए बी नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी नहीं दिख रहा है, अभी सी आ गया, सी इज नथिंग बट ए प्लस बी, है ना। बट उसके अलावा के ऑफ द एसिड दिख रहा है, एच प्लस दिख रहा है। जरा ट्राई करो इस टर्म में लाने का, क्योंकि वो फॉर्मूला कुछ भी दे सकते हैं और कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी तक ये एडवांस मेंस में तो नहीं आएगा मोस्टली, एडवांस में इस लेवल तक जा सकता है, वो टच कर सकता है इस जोन को। इनफैक्ट इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई विल शो यू दैट फॉर्मूला आल्सो, बट अ पार्ट ऑफ दैट इज मोस्टली इफेक्टिव। यही पार्ट जो है ना, उसके सामने बाकी टर्म्स नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए उसको नॉर्मली इग्नोर करके चलते हैं। आई विल शो यू दैट कंप्लीट फॉर्मूला जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें फिर चार बैलेंस वगैरह सब लगाना पड़ता है, तब जाके आता है। राइट नाउ आई एम गिविंग यू द सिंपलर वर्जन, जो कि मोस्टली इफेक्टिव ही रहता है, यही नंबर ऑलमोस्ट आ जाता है, बाकी टर्म्स जो है ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ट्राई करो इसको। Anyone who has got the formula, किसी से भी स्टार्ट कर। चलो एक हिंट दो, एच प्लस इंटू ए माइनस बाय एच ए इज इक्वल टू के, वहां से स्टार्ट करो, है ना। एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए विल बी इक्वल टू के, वहां से स्टार्ट करो और फिर उस फॉर्मूला में फिट कर दो, देखो अपने आप आएगा। आगे बढ़ा। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़वा देता हूँ। लाइक आई टोल्ड यू ना, एच प्लस ए माइनस अपॉन एच ए इज इक्वल टू के, है ना। अब इसी में अपने को याद है कि ये फाइनल जो टर्म है ना उसमें सी दिया हुआ, चीज ए माइनस प्लस एच है ना, ए प्लस बी भी बोल सकते हैं उसको। तो अभी क्या करते हैं ना, उसको हटा के रखते हैं एक साथ, तो ए माइनस अपॉन एच ए कैन बी रिटन एज के अपॉन एच प्लस, विच मीन्स इसी को ए माइनस को बी बोला था, इसको ए बोला था, दिस इज नथिंग बट के अपॉन एच प्लस, है ना। तो चाहो तो कोई भी एक उठा सकते हो या फिर उनका रेशियो भी ले सकते हो। तो इफ आई लाइक राइट बी इज इक्वल टू के ए अपॉन एच प्लस इंटू ए, है ना, इंटू ए।
इतना रख दो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो फाइव जो है ना दैट इज 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसी में कोई एक टर्म हटा लो, जैसे बी को हटा लिया तो 2.303 तो ऊपर फाइनल फॉर्मूला में भी दिख रहा है, इनटू ए बी की जगह नाउ आई विल बी राइटिंग ए इनटू के अपॉन एच प्लस इनटू ए अपॉन ए प्लस बी, तो दैट इज ए प्लस के अपॉन एच प्लस इनटू ए के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी आर गेटिंग 2.303 इनटू ए कैंसिल कर लो तो वी हैव गॉट 1 के इनटू ए अपॉन एच प्लस इनटू 1 प्लस के बाय एच प्लस। इज इट ओके? देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लो। अभी जो ए आया है ना, यहां से भी एक कहानी हो सकती है। देखो एक तो ये किया है प्लस, वी नो दैट सी इज नथिंग बट ए प्लस बी। इसका मतलब इफ आई एम समवेयर आई एम गेटिंग के ए अपॉन एच प्लस इंटू ए, इसको मैं सी लिख सकता था ना। तो सी इज नथिंग बट ए इंटू एच प्लस प्लस के अपॉन एच प्लस है। तो एक आइडिया ये भी लग गया कि ए को भी रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो ए को रिप्लेस कर दो यहां से, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू सी इंटू एच प्लस अपॉन एच प्लस प्लस के। ये सब तो चाहिए अपने को। 2.303 इंटू के इंटू ए की जगह वी कैन राइट नाउ सी इंटू एच प्लस अपॉन एच प्लस प्लस के एंड डिवाइडेड बाय ऑलरेडी वी हैव गॉट एच प्लस इंटू, अच्छा एच प्लस देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर उसको एक्सपैंड कर लो तो एच प्लस प्लस के आ जा रहा है ना। अब इसी को रिजॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2.303 एच प्लस एच प्लस इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड, इट इज कमिंग सी आ जा रहा है जो कि चाहिए था अपने को। के इंटू एच प्लस भी आ रहा है, दैट ऑल्सो वी वांटेड, एंड नीचे एच प्लस प्लस के का होल स्क्वायर आ रहा है, ये भी आ गया। ये तो चाहिए था। दैट इज अनदर फॉर्मूला, ये याद रखना जरूरी नहीं है। 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी याद रखोगे, दैट इज द सिंपलेस्ट वन। उससे यहां तक आया जा सकता है। दैट वाज माय पॉइंट। इज इट ओके? अब इसी में ये जो 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी है, इसमें अगर बोल दिया जाए कि ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी जो फिक्स है एक सी है, और मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम का मतलब ए भी सी बाय टू हो जाएगा, बी भी सी बाय टू हो जाएगा ना। तो वहां अगर ऐसा रख दिया तो फिर देखो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द मैक्सिमम बफर। अभी तक मैंने फॉर्मूला बोला दैट इज फाइव, अभी मैं फाइव मैक्स की बात कर रहा हूँ। तो फाइव मैक्स जब होता है ना, तो वहां पर ए और बी दोनों की जगह सी बाय टू रख दो, देखो क्या आ रहा है। फॉर्मूला विल बिकम 2.303 सी बाय टू इंटू सी बाय टू अपॉन सी बाय टू प्लस सी बाय टू, एंड दैट विल गिव यू फाइनली 2.303 सी बाय फोर, है ना। ऊपर सी स्क्वायर बाय फोर आया, नीचे सी आया है, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो सी बाय फोर आ जाएगा। तो 2.303 इंटू सी बाय फोर इज अप्रोक्सीमेटली 0.576 सी। यहीं पर देखो सी की जगह 0.4 रखा था तो 0.2303 आ गया था, है ना। So that was the case. Any doubt up to this point? And buffer maximum buffer capacity जब होता है तो pH equals pK of the acid होता है, या POH equals pKb of the conjugate base होता है। Any doubt up to this point? Any doubt? देख लो एक बार। नीचे जो लिखा है वो तो मैथ है, पहला स्टार्ट जो किया था वो केमिस्ट्री से किया था, बाकी एवरीथिंग एल्स इज मैथ। देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लोगे, बिकॉज दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर बफर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जस्ट करवा देता हूं मैं, ताकि तुमको याद रहेंगी चीजें। एक बेसिक प्रॉब्लम जो मेंस लेवल का भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं दिया था, आई गिव यू दैट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बेसिक फॉर्मूला पे ही सॉल्व हो जाता है। ये सब तो थोड़ा एडवांस लेवल चला गया, ये बेसिक फॉर्मूला पे है। बताओ जरा, ये जब भी ऐसा पूछ दिया जाए ना, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऐड कर दिया है, दे आर आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे आर आस्किंग यू सिंपली द एवरेज फाइव। ओके, बफर कैपेसिटी एवरेज पूछ रहे हैं, तो डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने फाइ को डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच लिखा था ना। ट्राई करो जरा, बताओ क्या आंसर हुआ।
Tell me the answer. So could you just scroll up one sec to the Yeah. previous question? This one? So just 1 minute. Okay. Yeah, so thank you. Okay. Okay, I've got few answers. Two different answers I'm getting. अभी तक जो आया है answers A and D तो आ चुका है. I've got two types of answer till now. Rishit, tell me, अगर किसी ने आंसर 0.1 दिया है तो what is the probable mistake if you can identify? If you can't, then I'll ask the other person कि 0.1 जिसका है उसको 0.4 में क्या मिस्टेक दिख सकता है. Can you identify, ऋषित? ऐसा क्या किया होगा कि वो 0.4 की जगह 0.1 आ गया होगा? ओके, लेट्स सी. दो चीजें हैं. इफ यू सी, ये जो मैंने डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच लिखा है ना, इसमें डेल्टा एन वाज नॉट द मोल्स एडेड, इट वाज द मोल्स एडेड पर लीटर, है ना. इफ यू गो बैक टू द फॉर्मूला, यहाँ देख, मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड पर लीटर, है ना. या फिर यहाँ भी जो मैंने स्टार्ट में भी जो फॉर्मूला लिखा था DN बाई डी पीएच वगैरह भी जब लिखा था, कहाँ गया, हाँ, एडेड इन 1 लीटर, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ भी लिखा हुआ है, इन छुपा हुआ है. ठीक है, या ठीक है. इज इट ओके? यहाँ भी देखो, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये पर लीटर वाली कहानी है. ये इधर भी लिख देता हूँ मैं, DN जो मैंने लिखा ना, एडेड पर लीटर, यहाँ भी लिख लो. ओके, देन व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ जो ऐड किया ना, दैट इज एडेड टू 250 ml. तो अगर पर लीटर निकालना है तो पर लीटर कितने मोल्स ऐड किए हैं, तो ये देखो, ये दिस इज 2 मिलीमोल्स. तो 2 millimoles added per 250 ml, तो 8 millimoles will be added per liter, है ना. तो 8 into 10 raised to minus 3 will be added per liter and then divided by 6.34 minus 6.32. ये mod रहता है, this is mod always, ये mod वाली चीज रहती है. And that's why it will become 8 into 10 raised to minus 3 upon, नीचे देखो 0.02 आ रहा है, that means this is 2 into 10 raised to minus 2, and that's why it will become 0.4. Is it okay? पता चला ना मिस्टेक कहाँ गया. It was 250 ml, but we need to calculate the, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ
millimoles of H plus added to 250 ml is equal to 10 into 0.2, that is 2. So millimoles of H plus added per liter will become 2 into 4 लिख देंगे, 4 टाइम्स है ना पर लीटर का मतलब, या फिर चाहो तो इंटू 1000/250 लिख सकते हो यूनिटरी मेथड लगा के, and that will become 8. So moles is 8 into 10 is to minus 3. Is it okay? तो ये कहानी थी तुम्हारी बफर सॉल्यूशन की. दैट मीन्स भी स्टार्ट से जहां तक पहुंचे, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, आई नो दैट, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है. दैट्स व्हाई आल्सो आई टेक सम टाइम, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आयनिक से घूम के आने लगते हैं, या फिर बाद में दिस थिंग्स आर गेटिंग यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट सेक्शन. इनफैक्ट आगे के भी सब जब सेक्शन में जाऊंगा ना, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे ना उसमें पीछे की चीजें यूटिलाइज की जाएंगी, इंक्लूडिंग बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सब आगे यूज होगा. ठीक है, तो दैट्स वन पार्ट, बट आगे के चैप्टर्स में भी यूज होगा. तो अभी बेसिकली 3 सेक्शन बच गए. एक है सॉल्युबिलिटी का, दूसरा है तुम्हारा टाइट्रेशन के कुछ कर्व्स वगैरह देखेंगे, टाइट्रेशन कर्व्स किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइट्रेशन में किस तरह का कर्व मिलता है, दैट सेकंड पार्ट. एंड थर्ड इज इंडिकेटर की थ्योरी. ठीक है, तो ये तीनों कवर करते हैं. सॉल्युबिलिटी का हाफ तो आज ही हो जाएगा. विल गो नाउ टू द न्यू सेक्शन विच इज सॉल्युबिलिटी केसेस की बात करने वाले हैं. बहुत इजी है, मच इजियर देन व्हाटएवर वी हैव लर्नड सो फार, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं. ठीक है, तो नाउ अभी यहाँ जब मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की बात करने वाला हूँ तो दो तरह के सॉल्ट्स की बात करेंगे. वन विल बी सॉल्युबल सॉल्ट, अनदर विल बी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, बट थ्योरेटिकली और टेक्निकली दे आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं घुलता है, बहुत जरा सा घुलता है, जैसे AgCl इन वाटर. प्रैक्टिकली तुमको जब पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, तो बोलते हैं AgF सॉल्युबल है, AgCl AgBr AgI इनसॉल्युबल है. बट वो इनसॉल्युबल का मतलब है वेरी लेस सॉल्युबल, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम sparingly soluble salts. And mainly this section is about sparingly soluble salt. तो we need to know, कुछ examples जानने चाहिए, but I'll give you the hint कि अगर if it is a numerical question, not the question from inorganic chemistry, then how to identify. Obviously जैसे मैंने बताया तो weak acid रहेगा तो उसका कुछ K दिया रहेगा, वैसा यहाँ भी एक equilibrium constant होता है, that is called solubility product, KSP बोलते हैं. If that is given, definitely it is a sparingly soluble salt, है ना. तो बट अदरवाइज इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है अपने को, तो अभी से मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेनली सॉल्युबल है. वैसे तो सॉल्ट्स की कुछ कमी नहीं है, बट आई एम गिविंग अ रफ आइडिया कि किनको स्पेरिंगली सॉल्युबल लेना है और किसको सॉल्युबल लेना है. तो जैसे मैंने दो लिस्ट दी है, वन लिस्ट इज अबाउट सॉल्युबल सॉल्ट्स. अब जैसे किसी ने बोला अल्कली KCl, KNO3, NaNO3, इस टाइप का कोई भी एक केस दे दिया, तो वो सब अल्कली मेटल्स के कैटायन है, दे आर सॉल्युबल. ठीक है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. क्लोराइड्स जनरली सॉल्युबल होते हैं, बट जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया अभी, जस्ट मैंने AgCl बोला था, या PbCl2 आ गया, या Ag2Cl2 आ गया, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल. CuCl2 आ गया, Cu2Cl2 और CuCl आ गया, दैट इज अगेन ये. ठीक है, तो ये अगेन PbS जैसे सल्फेट्स में बहुत सारे सल्फेट जो है सॉल्युबल है, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम केटायन जिनके सल्फेट्स को हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं. अब ये जो डिटेल है ना, ये चीज हम लोग बाद में भी पढ़ने वाले हैं इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में जाएंगे वहां पर विल बी गेटिंग दिस लिस्ट अगेन. बट राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वहां पर तो तुमको दिया रहेगा, मतलब एक सॉल्ट दिया हुआ है, उसका KSP वैल्यू दिया हुआ है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल. इज इट ओके? चलो अभी जाते हैं डिटेल में, जाते हैं इसके कि व्हेन आई एम हैविंग सॉल्युबल सॉल्ट तो क्या होता है, व्हेन आई एम हैविंग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट तो क्या होता है. ऑब्वियसली दिस चैप्टर, दिस सेक्शन इज नॉट अबाउट सॉल्युबल सॉल्ट्स, क्योंकि वो पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, तो कोई इक्विलिब्रियम की कहानी ही नहीं. मैंने NaCl घोल दिया पानी में, वो घुल गया, Na प्लस इज देयर, Cl माइनस इज देयर, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिमेनिंग सॉलिड पार्ट, सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम. बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू डिसॉल्व स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ओनली पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड, बाकी सारा जो रहेगा ना वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म में रहेगा. तो ये जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म है और जो डिसॉल्व्ड एक्वस आयंस है, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, और उसी इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग KSP या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे देखने का इसको, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. मान लो AB करके कोई सॉल्ट है, चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, AgCl का एग्जांपल लेके चलते हैं, जस्ट
going to give you one example. Again, generalize नहीं कर रहा हूं मैं. I'm giving you an example क्योंकि फॉर्मूला के टाइप्स अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से कोफिशिएंट आने लगेंगे. मान लो मेरे पास AgCl है, तो 2 स्टेप में इसको सोचते हैं, फिर उसको कंबाइन कर लेंगे. मैंने AgCl कुछ सॉलिड डिसॉल्व किया, उसका एक पार्ट सॉलिड ही रह जाएगा, उसका एक पार्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा. ऐसा कुछ मान लो उसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 रहेगा. एंड देन वो जो एक्वस वाला पार्ट है ना, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग आयंस लाइक ये Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस रहेगा, और उसका कुछ अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा. नॉर्मली सॉल्ट्स के लिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव यू दैट नोट, बट सॉल्ट्स के लिए इफ इट इज एन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देन ये जो सेकंड स्टेप है ना, उसको कंप्लीट मान लेते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं मानते. बट अगर कभी कभी लिख देगा, मान लो ये जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट है ना, उसका ओनली 80% इज आयनाइज्ड, ऐसा कुछ मेंशन कर दे, देन वी नीड टू गो बाय द स्टेप्स. दैट्स व्हाई यहाँ पे ओवरऑल अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया ना, इफ आई से दिस इज 1 दिस इज 2, एंड इफ आई ऐड 1 + 2 कर दिया, तो क्या होगा, विल बी गेटिंग AgCl सॉलिड, एंड राइट साइड में सिर्फ Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस दिख रहा है. यही कहानी मैंने बोली थी स्टार्ट में अभी. ये देखो, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म एंड डिसॉल्व्ड एक्वस आयंस. वो ये तीसरा वाला रिएक्शन है जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वी आर राइटिंग KSP, व्हिच इज नथिंग बट K1 * K2. Any doubt up to this point? Again I'm telling you, this is a section जहां पर ऑब्वियसली पीछे का कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा कहीं कहीं पे, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें अभी तक जो आयनिंग में बताया वो नहीं भी जानते ना, तो शायद कुछ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वो अगर कुछ माइंड में आ भी रहा है कि नहीं पिछला मेरा थोड़ा सा वीक रह गया है, फॉरगेट दैट पार्ट. यहाँ फिर से फ्रेश होके स्टार्ट करो, एंड यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. हाँ, कुछ पार्ट में पुरानी चीजों का इंपैक्ट आएगा, वो हम लोग सीख लेंगे वापस से, बट वहां भी डाउट आएगा तो पूछोगे, बट यहाँ पे कहीं डाउट है तो पूछ लो. Sir, just confirming. या Sir, यहाँ पहले स्टेप में you are like making the solid AgCl aqueous, and then in the second one it's like dissociating, right? हाँ, पहला वाला इज डिसोल्यूशन, सेकेंड पार्ट इज डिसॉल्व्ड सॉल्ट का आयनाइजेशन, है ना. Okay, sir. चलो, अब Sir, ये and जो the आया third ना, is the reaction. हाँ जी, थर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू व्हिच इज अल्टीमेटली द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म एंड द डिसॉल्व्ड आयंस, है ना. Okay, sir. नाउ ये जो KSP है ना, दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका एक नाम दिया गया है. दिस इज equilibrium constant, and that's why whatever we have learned for equilibrium constant, that will be valid for this also, called solubility product of salt. फिर से यहाँ दो वर्ड आने वाले हैं, याद करो मैंने पहले भी बताया था. एक होता था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा बोलते थे. एक होता था आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट वाज नथिंग बट के इक्विलिब्रियम, है ना, ऑफ द रिएक्शन. वैसे यहाँ भी दो टर्म आएंगे. ये जो KSP लिखा है दैट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं. बट एक दूसरा टर्म आएगा विच विल बी सिंपली सॉल्युबिलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एच से दिखाएंगे. जैसे अल्फा को हम लोगों ने एच बोलना स्टार्ट, स्मॉल एच बोलना स्टार्ट कर दिया था हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, वैसा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के टाइम पे हम लोग उसको स्मॉल एच से इंडिकेट करेंगे. एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे, स्मॉल एच को हम लोग सिंपली सॉल्युबिलिटी बोलेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, देन विल गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट. 5-6 केसेस बनाएंगे यहाँ पे भी, तो 2-3 नोट्स हैं. पहला ये है कि जैसा मैंने बताया कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो फिर ये जो सेकंड स्टेप है ना, इसको हम लोग कंप्लीट मान लेते हैं. इसका मतलब है डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं जो भी सॉल्यूशन के अंदर एक्वस फॉर्म में जो भी जाएगा ना, दैट विल बी कंप्लीटली आयनाइज्ड. ओके, तो दैट इज वन पार्ट. सेकंड पार्ट इज, मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड AgCl एक्वस इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म. वो सबको पूरी तरह से आयनाइज्ड मान के चलते हैं इफ दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग इन द क्वेश्चन. समटाइम्स आई विल गिव यू वन क्वेश्चन जिसमें मैं बोल दूंगा this thing is only 80% ionized in the solution. थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है, उसकी भी बात करेंगे, बट वो अगर मेंशन किया हुआ रहेगा तो ही मानेंगे. सेकंड पॉइंट, लाइक आई टोल्ड यू, KSP को हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. कौन से रिएक्शन का, तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म एंड द डिसॉल्व्ड एक्वस फॉर्म, उस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. बट देयर विल बी अनदर टर्म, लाइक आई टोल्ड यू,
which is called simply solubility. Solubility of a sparingly soluble salt is the number of moles of this salt which can be dissolved at a given temperature per liter of the given solution. Is it okay? इस सेक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम को सैचुरेशन बोलते हैं. तो एट सैचुरेशन बोलने का मतलब है इक्विलिब्रियम हैज कम. इज इट ओके? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? क्योंकि इसके आगे मैथ है. 5-6 केसेस देखेंगे इसमें. फर्स्ट केस इज वेरी सिंपल एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल सॉल्युबिलिटी. दैट मींस सिंपली पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्या होगा? ठीक है, दैट इज द टर्म. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? मान लो अपने पास एक सॉल्ट है. अब फॉर्मूला में चेंज कर रहा हूं, इसको जनरल बना रहा हूं. AXBY टाइप का कोई सॉल्ट है. आई हैव डिसॉल्व्ड इट. एक्वस में गया. उस एक्वस को मैंने लाइक आई टोल्ड यू कि जनरली हम लोग कंप्लीटली आयनाइज मानते हैं, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू द आइडिया कि अगर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ तो क्या होगा. देन बाद में हम लोग इसको सीखेंगे कि जब कंप्लीटली आयनाइज्ड है तो उसमें जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है उसको हटा देंगे, उसको 1 ले लेंगे. उसी की बात करने वाले हैं. अभी मान लो इसकी सॉलिबिलिटी जो है ना वो S है. मान लो ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है. ये ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है. तो सॉलिड के सामने तो कुछ लिखना नहीं, क्योंकि सॉलिड का तो एक्टिव मास भी नहीं लेते हम लोग टर्म में. बट S में से मान लो ये ओनली अल्फा इज इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो ये S इंटू 1 माइनस अल्फा बचेगा. अगर इसका कंजम्पशन S अल्फा है तो इसका प्रोडक्शन कितना होगा? कैन यू टेल मी? इसका कंजम्पशन पर लीटर जो है ना, पर लीटर इज S अल्फा है ना. S था, S घुला, उसमें से S अल्फा इज कंज्यूम्ड. तो फिर दिस केटाइन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? X टाइम्स ऑफ दैट है ना, कोफिशिएंट इज X एंड Y. So this will become XS alpha and this will become YS alpha. Is it okay? ये समझ में आ गया तो इससे टफ कुछ नहीं है. इतना समझ में आ गया तो आगे सब सिंपल रहेगा. देख लो एक बार क्या मैंने बोला. ये जो AXBY एक्वस आया ना, वो मान लो S था और उसका आयनाइजेशन होने वाला है. तो ये X टाइम्स कैटायन प्लस Y टाइम्स अनायन, ऐसा कुछ बनना है. अभी मैंने क्या बोला, ये मान लो ये S अल्फा कंज्यूम होता है तो दिस विल बिकम S इंटू 1 माइनस अल्फा. ये अगर S अल्फा कंज्यूम होता है तो कितना बनेगा? XS अल्फा ना, क्योंकि X इज द कोफिशिएंट. इसका 1 है, इसका X है, X टाइम्स बनेगा ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस विल बी XS अल्फा and this will become YS alpha. Any doubt in this part? Any doubt? क्योंकि इसके बाद सब सिंपल है. ये समझ लिया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. अभी जो हमारे पास फाइनल इक्विलिब्रियम था वो था डिसॉल्व्ड फॉर्म एंड अनडिसॉल्व्ड फॉर्म का, डिसॉल्व्ड आयंस का एंड अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फॉर्म का. और उसको अगर ध्यान से देखो तो अब अपने पास कंसंट्रेशंस वगैरह आ चुके हैं. तो एट सैचुरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? K इक्वल्स Q है ना. तो KSP will be equal to concentration of A, that means cation, raised to X into concentration of anion raised to Y. Is it okay? Any doubt? अभी इसी में क्या करना है, यहां लिख दो KSP will become, यहां देखो ये XS अल्फा था रेज टू X हो गया, इनटू ये YS अल्फा था रेज टू Y हो गया. So ultimately we are getting the formula KSP is related with S, where S is simple solubility, मतलब पानी में कितना घुलेगा वो बता रहे हैं हम लोग. That will be X raised to X, Y raised to Y, S alpha raised to X plus Y है ना. This will become the formula which is relating the value of KSP with its solubility in water per liter, मोल पर लीटर. ओके, बट इसमें एक अल्फा टर्म आ रहा है ना. अल्फा टर्म क्यों आना है? अगर ये पार्शियल आयनाइजेशन हुआ तो ये आएगा. बट मान लो अगर बोल दिया, कुछ भी नहीं बोला, या फिर वी आर कंसीडरिंग इट टू बी 1, अल्फा को 1 ले लेंगे तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. वहां पर S अल्फा की जगह सिंपली S आ जाएगा ना. एंड दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो मेंस में तो नहीं दिखता है मुझे, एडवांस में भी अभी तक दिखा नहीं. अगर दिख जाए तो अल्फा के बारे में अगर कुछ दे दे तो उतना ले लेना, अदरवाइज ये फॉर्मूला सफिशिएंट है.
KSP is equal to cation raised to x, anion raised to y, or x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. Any doubt? क्योंकि इसी पे मैं 4-5 क्वेश्चन देने वाला हूँ. If you have any doubt, just ask me. Any doubt? चलो क्वेश्चन करते हैं. I'm giving you some salts. So just one question. Yeah. So like, how did you replace the AM plus by X and like XS? Oh, देखो ना, अच्छा, ये understood, है. understood. Cation का Understood. concentration is this, anion का Yes, concentration is understood. this, है ना? Yes, understood. चलो, okay. Try to solve these questions. Same formula, ये formula है. अभी देखो कुछ नहीं लिखा है तो we are taking alpha equals 1, तो ये formula use करना है. X raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. अभी I need to relate KSP and s, तो that means I need to find out x कितना, y कितना. बस यही तो सवाल हो गया, है ना? I'll make that list. एक बार सारे salts का list लिख देता हूं मैं. So we need to know x कितना है, we need to y कितना है. तो KSP in terms of s कितना होगा, that we need to know. बस यही बताना है. तो क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस में. ओके ओके, वेरी गुड. तो फर्स्ट जैसे ये देखा तो व्हाट आई नीड टू नो, आई नीड टू राइट द आयन, है ना. ये ऐसा लिख दिए, ये सब सॉलिड है, ये एक्वस लिखना है. मतलब एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, जेई में अगर हो तो, क्योंकि बोर्ड में देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, नोबडी इज वाचिंग दैट, है ना. तो यहाँ देखो Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग इन ब्रैकेट नाउ, टाइम वेस्ट करने के कोई फायदा नहीं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है ना, ऐसा लिखेंगे. अब यहीं से पता चल जाता है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस. द मोमेंट आई एम गेटिंग दीज ना, तो फिर x और y का वैल्यू लिख सकते थे. इसके लिए x का वैल्यू देखो 1 है, y का वैल्यू भी 1 है. तो यहाँ क्या लिखेंगे, KSP विल बी 1 raised to 1 into 1 raised to 1 into s raised to 1 plus 1, and that is nothing but s square. Is it okay? x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, s raised to x plus y becomes x square, है ना. Very good. Next one. Any change? चार्ज नहीं देखना है, कोफिशिएंट देखना है. ये ध्यान से देखना है. देखो कैल्शियम पे 2 प्लस है, कार्बोनेट पे 2 माइनस है, बट दैट डजंट मीन कि x और y 2 2 हो गया. x और y वेयर द कोफिशिएंट, है ना. ऊपर देखो मैंने जो सॉल्व किया है उसमें x और y जो थे वो कोफिशिएंट थे, जो यहाँ पे आती थे ना नंबर, वो वाले थे. ओके, तो कोफिशिएंट्स आर इंपॉर्टेंट. वहां से जानना है कि ये कोफिशिएंट्स थे, तो कोफिशिएंट इज स्टिल 1 and 1. That's why we'll write KSP is still 1 raised to 1, 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1, that is s square. Is it okay? थर्ड का आंसर एनीवन. ये वाला बहुत सिंपल है, अब इससे भाग नहीं सकते. ये नहीं करोगे तो फिर यही नहीं करने का, नहीं करना चाहिए. आई एम टेलिंग यू, इससे सिंपल कुछ नहीं मिलेगा. ओके, महक रायमा दोनों ने आंसर किया. ओके, बाकी लोग फटाफट करो. हाँ ओके, रिश्ते ने दिया, फटाफट करो. इसमें अब इन्वॉल्व नहीं लोगे तो मतलब अब ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, मैं बता दें. ये होना चाहिए. नहीं आ रहा है तो पूछ लोगे, बट इग्नोर नहीं करोगे. ओके ओके, अभी तक सब लोगों के आंसर राइट दिख रहा है. यस यस ओके. हाँ, नील नील, चेक योर आंसर अगेन, बी केयरफुल. x 1 है, y 2 है. KSP was x raised to x and y raised to y, है ना. And that's why we'll be writing here into s raised to x plus y. That becomes 4s cube. समझ में आया नहीं? Is it okay? Yeah, I forgot to put this 2 at the. चेक करने का. यहाँ पे x is 2, y is 1. Then we will say KSP will become 2 raised to 2, 1 raised to 1, s raised to 2 plus 1. तो फॉर्मूला सेम ही आ गया, 4s cube again. बट KSP डिफरेंट रहेगा दोनों का. Let's go for the fifth one.
ओके, रिशित हैज गिवन मी सम आंसर। देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने इसको बोल्ड करके रखा है ना। Why it is so? Because you need to know something. Like I told you, ये नंबर देख के आंख मूंद के मत कर देना। We need to know कि कोफिशिएंट्स क्या आने वाले हैं आयंस के। अब ये जो है ना, ये स्पेशल केस है, HgCl2 या Hg2Cl2 या Hg2I2 ऐसा कुछ आ जाए ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इनका आयनेशन जो होता है ना, वो इस तरह से होता है। That's why I told you this is slightly different. अब ऐसा अगर हो गया ना, तो फिर कोफिशिएंट तो देखो 1 and 2 ही आया ना। So x is 1, y is 2, and that's why KSP will still be 1 raised to 1, 2 raised to 2, s raised to 1 plus 2, that is 4s cubed. Is it okay? This is समझा ना? चलो, okay. So ये important है, बाकी समय जो दिख रहा है वही आता है। If I am having Al2SO4 thrice, अभी साफ साफ पता चल रहा होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, and that's why KSP will be 2 raised to 2, 3 raised to 3, s raised to 2 plus 3. तो 4 into 27 becomes 108 है ना, तो 108 into s raised to 5. नेक्स्ट FUH थ्राइस, वो भी क्लियर है। सेवंथ वाला FUH थ्राइस, दैट विल हैव, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। दिस विल हैव 1 and 3 है ना, so that's why we'll be writing KSP will be, okay Nilias, देखते हैं, 1 raised to 1 into 3 raised to 3, yes, very good. So s raised to 1 plus 3, that is 27 s raised to 4. 8th one, ना थोड़ा स्पेशल है इसलिए बोल्ड किया हुआ है। यहाँ देखो, नाउ वी हैव गॉट 2 केटायंस एंड 1 अनायन, 1 टाइप ऑफ अनायन है ना, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो अगेन व्हेन यू सी द कोफिशिएंट्स ना, तो अभी केटायन के दो दो आने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट, ये आ गया ना, तो फिर ये x रेज टू x, y रेज टू y से काम नहीं चलेगा। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी तीन तीन आयंस है तो तीनों के लिए लिखना पड़ेगा, तो 3 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 3 into 2 raised to 2 into s raised to 3 plus 3 plus 2. That much we need to write, and then only we'll be getting the right answer. तो ये आ जाता है तुम्हारा 108 into 9 कर लो है ना, 108 into sorry 1 minute, 27 into 4, 108, 108 into 27, so that will become 2916 जैसा आ जाएगा, s raised to 8. Is it okay? Any doubt? देख लो एक बार, पूछ लो अगर डाउट है। So यहाँ the ALF6 will like form one ion, right? Like one anion. ALF6 के सामने 2 आएगा ना, दो दो है ना, Yes. नीचे देखो ना, यहाँ 2 है ना, Okay. Sir. है ना, यहाँ 3 है एंड 3 है ना, तो ये कैसा टूटेगा, इट विल बी गिविंग यू 3Li प्लस प्लस 3Na प्लस प्लस 2, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं इनको कॉम्प्लेक्स आयंस बोलते हैं, दे आर नॉट डिसोसिएटेड नॉर्मल, ये ALF6 3 माइनस होता है, ठीक है, ऐसा है। अब ये तो डायरेक्ट रिलेशन था, अभी देखो ये रिलेशन आ जाने के बाद, इफ आई गिव यू s you can calculate KSP, if I give you KSP you can calculate s, but while doing that always remember that is a small s है ना, that was in mole per liter. It is not necessary that every time they'll be giving you solubility in terms of mole per liter. हो सकता है वो ग्राम पर ml दे दे, ग्राम पर लीटर दे दे, मिलीग्राम पर ml दे दे, मिलीग्राम पर लीटर, कुछ भी दे सकते हैं ना। Ultimately you need to convert that into mole per liter, and that only will be called small s. Is it okay? When I am writing KSP और S का रिलेशन, उसमें S जो है वो मोल पर लीटर में ही होना चाहिए. If you are doing anything different, you'll be getting the wrong answer. So I'll be giving you some questions, interesting question related to this much only, जो सीखा इतने से ही. But those will be words के क्वेश्चन होंगे, वर्ड टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तुमको. ऐसा नहीं अभी जैसा KSP और S को रिलेट करो. It is like this. ये सॉल्व करके दिखाओ जरा. Solve this one.
Any answer? Okay, let me check it if I'm having the answer. No, Mark, your answer is not right. Check it again. See every word very carefully क्योंकि कुछ भी मिस हुआ तो wrong answer आएगा. नहीं तो बेसिक पॉइंट ये आएगा ना, एंड यू नीड टू एडजस्ट इट अ लॉट ऑफ टाइम. यू विल बी एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ केएसपी सो दैट जो चाहिए ना उस डायरेक्शन में जाए. जैसे यहाँ दिया हुआ है दिस वन. हाँ, Rishit has got the right answer. Good. So we have got this one. I know that कि CSCO3 में ऊपर देखो ना ऑलरेडी किया हुआ था कि CSCO3 के लिए KSP was S स्क्वायर है ना. S स्क्वायर है मतलब स्क्वायर रूट लेना है तो जस्ट रीएडजस्ट इट सो दैट इट गिव्स यू स्क्वायर रूट एटलीस्ट 10 रेज़ टू पावर वाले का स्क्वायर रूट इजी हो जाए, है ना. ऐसा आ गया. सो वी कैन राइट CSCO3 के लिए दिस वाज नथिंग बट S स्क्वायर है ना. दैट इज 49 into 10 रेज़ टू माइनस 10. So that means S is 7 into 10 raised to minus 5. But like I told you, it was in mole per liter, है ना. Yes, Sarang, you have also got the right answer. चलो ये आ गया मोल पर लीटर. बट दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी मिलीग्राम कैन बी प्रेजेंट इन 100 ml. तो पहली बात, इफ 1 liter is having these many moles, तो 100 ml will have 100 upon 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, these many mole per 100 ml आ जाए. इज इट ओके? यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, डायरेक्टली यहां भी कर सकते हो. वी आर गेटिंग 7 into 10 raised to minus 6 मोल पर 100 ml. अभी इतने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दो. CaCO3 का मोलर मास इज 100 है ना. तो दिस मच इनटू 100 ग्राम पर 100 ml आ गया. तो दैट इज 7 into 10 raised to minus 4 हुआ और उसमें 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो वी आर गेटिंग मिलीग्राम पर 100 ml. अगेन अगर ये दिक्कत आ रही है तो यूनिटरी मेथड एक बार कर लो एंड देन यू अप्लाई एवरीथिंग एल्स, है ना. सो दिस मच विल बिकम 0.7 मिलीग्राम पर 100 ml. दिस विल बी द आंसर. एनी डाउट? इधर मिस्टेक था मार्क. सर मतलब वही ये जो आपने बाद में कन्वर्जन में पूछा ना उसमें गलत था. जस्ट बी केयरफुल. देख लो अपना मिस्टेक एग्जैक्ट कहाँ पे आया ना, बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग इट यू विल डू इट अगेन, है ना. जस्ट चेक. ओके. एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो लाइक आई टोल्ड यू ना, हर बार अल्फा की जरूरत नहीं होती है, बट विल बी हैविंग सम क्वेश्चन जिसमें हो सकता है वो अल्फा का यूज कर दे. अभी तक जो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए यहाँ से देखो सारे के सारे में अल्फा लिया ही नहीं, बिकॉज इफ यू सी द एक्चुअल फॉर्मूला उसमें एस अल्फा रेज टू एक्स प्लस वाई था, है ना. बट मैंने बोला अगर कुछ ना दे सॉल्ट्स के लिए स्पेशली, अगर कुछ ना दे तो अल्फा को 1 ले लेते हैं. बट व्हाट विल हैपन इफ आई गिव यू सम डिटेल अबाउट द अल्फा इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, एंड दिस इज द क्वेश्चन.
Okay, it is also asking the two concentrations, na? Not only solubility, it is asking you three numbers, na? Solubility, Pb2 plus का concentration, I minus का concentration. Any answer? Okay, Mark, you have got the right answer. Very good. Niranjan, you there? Niranjan? Okay. So now, if you see, पहली बात तो यहाँ पर देखो, it is mentioning here, consider this to be only 80% ionized. That means they are saying, तो जो अल्फा मैंने यूज किया था ना, that was nothing but 0.8. Okay. Now, KSP is given. So for PbI2, now we need to write. अभी जो हम लोगों ने KSP देखा था, KSP will be x raised to x, y raised to y, and s alpha raised to x plus y. Now with that, yes, Ishan, your first answer is right, है ना? S का value बताया ना? So this is 2.048 into 10 raised to minus 9 is equal to PbI2 में देखो, this is 1 and 2, तो 1 raised to 1, 2 raised to 2, and S alpha, that means 0.8 alpha, 0.8 S raised to 0.8 S raised to 1 plus 2. तो अभी क्या हो रहा है ना, ये इसको देखो, I can write 2048. ये गेम खेला है कभी? 2048 वाला 2 raised to 11 is 2048, है ना? दो के ब्लॉक्स जब मर्ज करते हो, 11 blocks when you are merging ना, then only you will get 2048, है ना? यहाँ देखो, ये 2 raised to 2 है, and if you see यहाँ वाला पार्ट ना, this can be called 2 raised to 3. 10 हटा लेता हूं मैं, तो 2 raised to 3 raised to 3, तो that will become 2 raised to 9 into 10 raised to minus 3, साथ में लिख देता हूं मैं, into s raised to 3, है ना? तो ये पूरा देखो 2 raised to 11 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, and then we are getting s cube is equal to 10 raised to minus 9, and that's why s is 10 raised to minus 3. So that's one part का आंसर. Now अभी PB2 प्लस पूछ रहा है, I2 माइनस पूछ रहा है, तो इफ यू रिमेम्बर, एक तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे, या फिर से बैलेंसिंग लिख के और उसके बाद कर सकते थे. दिस वाज, इसको हम लोग XS अल्फा बोलते थे, व्हिच इज S अल्फा सिंपली 1S अल्फा, है ना? X का वैल्यू 1 है, so that's why this will become 10 raised to minus 3 into अल्फा का वैल्यू 0.8. that means we can write this will be 8 into 10 raised to minus 4, and then वैसे ही I minus was YS अल्फा, तो दैट विल बिकम, इसका वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू 10 raised to minus 3 into अल्फा का वैल्यू इज 0.8, so that is 1.6 into 10 raised to minus 3. These are the answers again. Is it okay? I'll give you one more question. These are the variations. मैं एक टाइप के दो क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ जानबूझ के. These are different kind of questions
which can come in the exam. तो देखो ये last वाला देखो. I've tried to relate it with the previous section again. Try to solve this one. Okay, I've got one answer. Two different answers I have got now. 5 into 10 raised to minus 7, 4 into 10 raised to minus 18. Okay. Anyone else? Okay, first thing. pH से relate किया है. But again, I told you every time. देखो ये MgOH twice है. इसका pH जो है ना वो 12 है. That means OH minus जो है, that pOH will be 2, so OH minus will be 10 raised to minus 2. विदित क्या यही प्रॉब्लम था सॉल्यूशन में? So you know, जब क्वेश्चन सेटर को पता होता है what probable mistake you are going to do, you will be definitely getting negative marking. So that's why I'm telling you, just be careful about these things, है ना? So pH is 12, which means pOH is 14 minus 12, that is 2. That means OH minus is 10 raised to minus 2. अब इसके दो मेथड है. एक जो हमने रटा फॉर्मूला यूज किया उसको यूज कर सकते हैं, दैट्स वन वे. या फिर दूसरा तरीका है, हम लोग आयंस की बात कर सकते हैं, वहां से फिर बढ़ सकते हैं. I'll give you two methods. First method is, I know that MgOH twice के लिए देखो अल्फा वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, कंप्लीट आयनेशन मान के चलेंगे. We'll be writing KSP will be 1 raised to 1, 2 raised to 2, and then S raised to 1 plus 2, है ना? That means KSP का वैल्यू is going to be 4s क्यूब, है ना? ये तो सीखा था पहले भी. ना इसमें से अगर s मिल जाए तो काम हो जाएगा ना. तो मेथड 1 जो है ना वो ये है कि OH माइनस जो था ना, दैट विल बी, देखो यहां से ध्यान से देखो, OH माइनस वाज YS अल्फा बोलते थे उसको, एंड दैट विल बी 2 into अल्फा, अभी हटा देता हूँ, YS बोल देता हूँ, Y into, चलो अल्फा लिख के 1 लिख दूंगा उसको, S का वैल्यू पता नहीं है, into 1 लिख रहा हूं मैं, और दिस इज 10 raised to minus 2, which means S का वैल्यू is half into 10 raised to minus 2. बस उसको रख दो यहाँ पे. So that means KSP will be 4 times 1 by 2 into 10 raised to minus 2 का क्यूब, and that will become, ये देखो 1 by 2 into 10 raised to minus 6, or we can say 5 into 10 raised to minus 7. That will be the answer. ये अलग से मैंने कैलकुलेशन करके then I put the value of S. So this will be the answer. एक दूसरा तरीका है, मेथड 2 क्या है? Go by the basics. I can write, ये जो रिएक्शन लिखा था उसी को देखते हैं सीधा. I can write this was nothing but Mg2 plus 2OH minus, and that means
अगर ये 10⁻⁻² है तो डेफिनेटली ये हाफ इंटू 10⁻⁻² रहा होगा ना। और अगर ऐसा है तो फिर विल से KSP विल बी mg2 plus raised to 1 into OH minus raised to 2, and that is half into 10⁻⁻² into 10⁻⁻² का square, and that will become half into 10⁻⁻6, which is 5 into 10⁻⁷. कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो. Is it okay? अब इसी में समटाइम्स, अभी तो मैं एक सॉल्ट दे रहा हूं, उसकी सॉल्विटी और KSP को समहाउ रिलेट कर रहा है ना. समटाइम्स दे विल बी गिविंग यू 2-3 सॉल्ट्स एंड उसके बाद उनकी सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर करने दे सकते हैं. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव सॉल्युबिलिटी. एक ही ट्रिक है, मतलब एक जगह ट्रिक काम करेगा, एक जगह ट्रिक काम नहीं करेगा. तो दो केसेस में बता रहा हूं. वन केस इज इफ आई एम हैविंग सॉल्ट्स व्हिच आर हैविंग सिमिलर फॉर्मूला टाइप. जैसे सिमिलर फॉर्मूला टाइप का मतलब क्या हुआ, AB है तो सब AB टाइप के हैं. जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, CuCl हो गया. इस तरह के जितने फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ. ये सब AB टाइप के फॉर्मूला है. तो इनमें क्या होगा ना, या फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है Ag2CrO4, Ag2C2O4. ये सब देखो एक टाइप के फॉर्मूला हो गए, A2B टाइप के हो गए. तो विद द सिमिलर फॉर्मूला टाइप, इफ यू जस्ट कंपेयर KSP, जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि KSP पे फॉर्मूला ही सेम लगेगा. बट अगर डिफरेंट हो गया, मान लो मैंने यहां पर बोल दिया आई एम हैविंग AgI, Ag2SO4 एंड Ag3PO4. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ही लगे तो डायरेक्ट KSP का कंपैरिजन विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट कंपैरिजन ऑफ द सॉल्युबिलिटी. समटाइम्स इट मे give you the wrong results also, and that's why if you want to compare the solubility you have to calculate the solubility. Is it okay? और सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं KSP के वैल्यू से, वो तो मैंने दिया है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क. और क्वेश्चन देखते ही उनको समझ में आ जाएगा कि मैं इन्हीं दोनों केसेस को कवर कर रहा हूँ. आई विल गिव यू 2 वेरी सिंपल होमवर्क क्वेश्चंस. एक में दिखेगा कि फॉर्मूला सिमिलर टाइप का दिखेगा और दूसरे में दिखेगा कि फॉर्मूला डिफरेंट है डेफिनेटली. एंड देन इफ इट इज आस्किंग यू टू कंपेयर द सॉल्युबिलिटी, कंपेयर कर लेने का. तो पहले में साफ साफ दिख रहा है सिमिलर फॉर्मूला दिख रहा है, दूसरे में देखो सब अलग अलग फॉर्मूला दिख रहा है. तो जहां अलग अलग दिख रहे हैं वहां यू हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी टू कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट्स. बट अगर पहला वाला केस है जहां KSP वैल्यू दिया हुआ है एंड फॉर्मूला सब सेम टाइप का दिख रहा है, तो इवन इफ यू आर कंपेयरिंग देयर KSP वैल्यू इट इज सफिशिएंट इनफ टू कंपेयर द सॉल्युबिलिटी का. ठीक. दीज आर द 2 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. नेक्स्ट टाइम से इसको कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे याद करो पहले हम लोगों ने वीक एसिड लिया था, फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, फिर वीक एसिड प्लस अनदर वीक एसिड लिया था. वैसा यहाँ भी चलेगा. आई हैव गॉट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. नाउ आई विल बी टेकिंग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्लस अ सॉल्युबल सॉल्ट विद कॉमन आयन. फिर मैं बाद में दूंगा 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स लूंगा. ठीक है. तो ये सब केसेस आगे बनते चले जाएंगे. बट अगेन अगर पीछे का आइडिया अच्छा है तो इधर तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक अच्छी चीज ये है ना कि लेफ्ट साइड में हमेशा सॉलिड है जिसका एक्टिव मास इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो हमेशा ही 1 लेते हैं. तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स सिंपलर देन व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार. ठीक है. तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगेन नेक्स्ट मंडे वाले लेक्चर में. इसको सॉल्विटी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में. इफ यू गेट टाइम वी विल एंटर इनटू थ्योरी ऑफ इंडिकेटर आल्सो. 2 क्लास में हो जाएगा ये. ठीक है. वी आर गोइंग टू कंप्लीट आयनिक इक्विपमेंट 2 लेक्चर्स. जो वेडनेसडे एंड सैटरडे का क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म. वी विल कंप्लीट दैट आइसोमेरिज्म बाय दिस वीक. ठीक है. ओके. चलो क्लोज करते हैं ना. चलो जी, बाय.